प्रॉब्लम रहेगी। तो गूगल फॉर्म को भर लीजिए ताकि अगर कोई भी मिसहैप होता है किसी भी प्रकार का तो उसको हम कहीं ना कहीं मैनेज कर सकें। नारायण शंकर रमन जी नमस्कार। चलिए तो शुरू करें। अब तो ठीक हो गया होगा साउंड कि अभी भी नहीं हुआ? पहले पूछता हूँ तो कोई बताता नहीं, बाद में आप लोग बोलते हो साउंड लो है। ऑल इज़ गुड। ठीक है, साउंड ओके। अब तो ठीक आ रहा है। कम से कम वो लोग तो बोल दिया करें जो लोग इससे पहले कमेंट करते हैं साउंड लो है, ऑडियो लो है। हमें कैसे मालूम चलेगा कि आपको सही साउंड आ रहा है कि नहीं? या बैठ जाते हो तसल्ली से, एक बार बस लिख दिया साउंड लो है, फिर उसके बाद अब आ रहा है सही तो बोलना नहीं है। ठीक है, न आए नहीं आए दोबारा से हम साउंड को किसी भी तरह से एडजस्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना? आपको लिखकर दोबारा देने में कष्ट है तो हमको उससे ज़्यादा कष्ट है फिर, है ना? चलिए, बताएंगे नहीं तो कैसे मालूम चलेगा? लोगों को तो पहले भी साउंड ओके लग रहा था। जिन लोगों को लो लग रहा है वो लोग बताने को तैयार नहीं है, एक कमेंट करने को तैयार नहीं है, अपने हाथ हिलाने को, अंगूठे हिलाने को तैयार नहीं। बड़ा शर्म की बात है। लाइक कर दीजिए, आगे चलते हैं। चलिए, फेक न्यूज़ सबसे पहले ज़रा आज देख लें। नो सच रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन डन बाय डीओटी। डीओटी के नाम से एक आपके पास में भारत सरकार के लोगों के साथ में ये लेटर आ रहा है और इसमें कहा जा रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है 15,360 रुपये का, है ना? ऐसी कोई एप्लीकेशन या ऐसा कोई फॉर्म सरकार ने नहीं निकाला है। सरकार कह रही है ये फेक है, ये फर्जी है। ऐसा हमने कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह नहीं निकाला है। क्लियर है? तो इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, बिल्कुल ना पड़िएगा। ठीक है ना? एकदम क्लियर। तो जब भी आपके पास में कोई इस प्रकार की चीज़ आए या इस तरह का डीओटी का कोई आपका मित्र भर रहा हो तो बता दीजिएगा ये असली नहीं है, नकली है। आपको ऐसे पैसे डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सर कल 11 बजे मेरे यहाँ पटाखे बजे जब इंडिया लॉस कर गया। शिशिर विश्वकर्मा जी, वो पटाखे जो है ना उसके थे, क्या नाम है, करवा चौथ के। आएंगे, उस पर भी आएंगे, बात करेंगे ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि बात ना करें? सब पर बात होगी। चलिए, करवा चौथ की बात चल रही है तो करवा चौथ को लेकर एक एडवर्टीजमेंट था जिसको लेकर बड़ा बवाल हुआ था। हमने भी उस पर हैशटैग चलाया था ना, फेम वालों का। उस पर क्या हो रहा है आइए देखें। कहीं तो कार्रवाई हुई, मध्य प्रदेश में हुई। विल टेक लीगल एक्शन ओवर डाबर सेम सेक्स करवा चौथ एड, मध्य प्रदेश मिनिस्टर। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को इन्होंने कहा है, द स्टेट होम मिनिस्टर हैज डायरेक्टेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी टू आस्क द कंपनी टू विड्रॉ द एडवर्टीजमेंट। डीजीपी को कहा भैया एडवर्टीजमेंट अपना विड्रॉ कर लो, उनको बोल दो, नहीं तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी, मुकदमा दर्ज हो जाएगा और डाबर के जो लोग इसमें संबंधित लोग हैं उनको जेल जाने के लिए फिर तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो कहीं तो कार्रवाई हुई और बहुत आवश्यक था कार्रवाई होना, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार आपके धर्म को टारगेट किया जा रहा है, आपके त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है, तो ये बहुत आवश्यक था। और अगर इतनी ही क्रिएटिविटी, तो ये क्रिएटिविटी हम बड़ी मिस करते हैं क्रिसमस पे, गुड फ्राइडे पे, ईद पर। हाँ ठीक है ना, मीठी ईद और वो वाली ईद मिलादुन्नबी पे, तमाम सारी जगहों पर हम इसको बड़ा मिस करते हैं। तो ये क्रिएटिविटी आपकी बरकरार रहे, ये क्रिएटिविटी आप लगातार इस पर काम करें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। आप एक धर्म को लेकर टारगेट करेंगे तो मुश्किल में रहेंगे, है ना? ठीक है ना? तो ये एकदम क्लियर है। 4 मिनट गैप है टू गिव कमेंट सर जी, एवी इज़ ओके। ठीक है, मेंबर्स के लिए कोई कमी नहीं होती है, वो कितना भी कर सकते हैं ना, उनके लिए कहीं 4 मिनट का कोई गैप का नहीं है। ठीक है, चलिए, करवा चौथ की बात हो रही थी तो पत्नियों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, खाली करवा चौथ का त्यौहार मनाने से कुछ नहीं होगा। तो किस हद तक उनकी इच्छा पूरी करनी, अंतिम इच्छा भी पूरी करनी चाहिए और कैसी पूरी करनी चाहिए ज़रा देखिए। भगवान महाकाल के दरबार से आज न्यूज़ आई है, पत्नी की आखिरी इच्छा के लिए इंजीनियर ने महाकाल को अर्पित कर दिए 17 लाख कीमत के जेवर। बताइए,
संजीव कुमार ने अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी करते हुए 310 ग्राम सोने के जेवर भगवान महाकाल को अर्पित कर दिए। पत्नी की अंतिम इच्छा थी कि मेरे जो जेवर हैं वो भगवान महाकाल को समर्पित कर दिए जाए, उनको अर्पित कर दिए जाए। तो भगवान महाकाल को वो जेवर जो हैं 310 ग्राम के 17 लाख रुपए इनकी कीमत है, वो भगवान महाकाल को चढ़ा दिए गए, जैसी कि उनकी पत्नी की अंतिम इच्छा थी। कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? बहुत सारे लोग कहेंगे ठीक है, जाने वाला तो गया, अब क्या क्या करना है, रख लो, है ना। ज़्यादातर का यही रहता है। तुम्हारा रात में भारत की हार पर पटाखा फोड़ना हमें 200 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदने की हिम्मत प्रदान करता है। क्या बात है हीरेन जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ रहे हैं सर, उस पर आ रहे हैं अभी। बहू को नहीं देने थे, ये भाई बड़े गजब है। मतलब भगवान को चढ़ाने की बारी आई तो ये कहानी आ गई। आप तो इसकी बात करो, भगवान को चढ़ाने की नहीं चढ़ाने, ठीक है ना। जो दान देना है वो देना या नहीं देना किसी गरीब को। मान लो एक गरीब के लिए लिखा होता तो क्या करते? ना सर, आई थिंक मोस्ट ऑफ करेंगे। मुझे नहीं लगता मोस्ट ऑफ करेंगे, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि जब तकरीबन 7 लाख लोग जुड़े हुए थे सारे प्लेटफॉर्म पर मिलाकर, तब कितने लोगों ने भगवान राम के लिए समर्पण राशि दी है वो हमारे और आपके सामने है, ठीक है, एकदम क्लियर है। तो 17 लाख रुपए समझिए ज़रा। लाख रुपए देने में प्राण निकल गए आदमी के, 17 लाख क्या देगा? 100 रुपये की रसीद लेकर, 11 रुपये की रसीद लेकर चौड़े होकर आ गए थे लोग, हमने दिया, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको भी देख ले। केजरुद्दीन भी राम मंदिर के, हमने पहले ही बताया था, हमने कहा स्वागत कोई कर ले, किसी ने स्वागत ही नहीं किया, बेचारे उदास हो गए, वहाँ से वापस आ रहे हैं, बोले कोई स्वागत ही नहीं करता हमारा। तो खैर सबको मालूम है, ये वो लोग हैं जो कल तक कहते थे नानी मर गई हमारी। कहते नानी मर गई हमारी, लेकिन मरने से पहले भूल गई ना, राम मंदिर ऐसे नहीं बनेगा, उसमें राम थोड़ी रहेंगे। आज जा के पूजा करके दिखा रहे हैं। तो ये बेशर्मी की हद है साहब, हद दर्जे की जो बेशर्मी होती है वो है। ठीक है ना। 7 रुपीज़ टू निक क्या है भाई, समझ में नहीं आया, ठीक है ना। चलिए, वानखेड़े को फंसा दो, पता नहीं क्या मालूम। तो अभी किसी ने कमेंट किया था कि जो तुम जो रात में पटाखे फोड़ते हो, हमको 200 रुपये पेट्रोल भराने की हिम्मत देता है। पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल में आग लगी हुई है, तो आग तो माचिस की तीली से लगती है। तो पहले माचिस की तीली देख लें कि माचिस की तीली का क्या रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये माचिस की तीली है, 1950 में 5 पैसे की थी, 1960 में 10 पैसे की, दुगनी हो गई 10 साल में, डबल हो गई, है ना। भरत जी नमस्ते। 1970 में 15 पैसे हो गई, यानी पहले से 3 गुनी हो गई। फिर 1980 में 25 पैसे हो गई, नहीं सिर्फ इसी से लगभग 40% और बढ़ गई। 25 पैसे से सीधे 50 पैसे हो गई, 80 से 94 में डबल रेट हो गया। और 94 से 2007 में 1 रुपये की हो गई, और 2007 से 2021 में 2 रुपये की हो गई, ठीक है। कहाँ से चले थे? 1950 में 5 पैसे से कितना परसेंट हो गया? कितना परसेंट हो गया? मैथमेटिक्स बताना भाई जरा। 5 पैसे से 2 रुपये कितना परसेंट हो गया? सोते रहते सब लोग, अब सोचेंगे। नहीं आया जवाब? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 5 का 10 50, 50 का 10 का दुगुना 20, 50 का दुगुना 1, और 20 का दुगुना 40, यानी 1 का दुगुना 2, 400%। हाँ 400% कहाँ से हो जाएगा दादा? 40 गुना हो गया, ठीक है ना, 40 गुना। ठीक है, तो जब 40 गुना हो गया, इतना रेट आ गया 40 गुना का, परसेंटेज में 2 जीरो लगा दें पड़ेंगे दादा। जो 400 लिख रहे हो ना, मतलब मेरे से भी बहुत ज़्यादा ख़राब मैथ्स वाले हैं, कोई 40 लिख रहा है, कोई 4 लिख रहा
हद हो गई, हद कर दी। 195 कैसे आ गया अभी तक मुझे समझ में नहीं आया, मैं अभी तक घूम रहा हूँ इसमें, चक्कर खा रहा हूँ। ठीक है, तो 4000% का इंक्रीज है। कितना? 4000%। ये माचिस में, उस तीली में जिसने आग लगा रखी है। और ये तीली अक्सर विरोधियों के को ज़्यादा लग रही है ना, तो विरोधियों को ज़्यादा लग रही है। चलिए, तो आइए आप पेट्रोल को भी देख लें, पेट्रोल की क्या स्थिति है। हर 7 साल में जो पेट्रोल कितना कितना बढ़ा है। पेट्रोल 1979 से 86, 3 रुपये 60 पैसे से 8 रुपये हुआ, 110% का इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, 100% से ज़्यादा का इंक्रीज़ हुआ। 86 से 93, 8 रुपये से 18 रुपये हुआ, 120% का इंक्रीज़ हुआ। 93 से 2000 तक 18 से, जो 18 था इससे 18 से 28 हो गया, 60% का इंक्रीज़ हुआ। 2000 से 2007 के बीच में 28 से 48 हुआ, 70% का इंक्रीज़ हुआ। 2007 से 2014 के बीच 48 से 77 हुआ, 60% का इंक्रीज़ हुआ। और 2014 से 2021 के बीच 77 से 100 हुआ, तो 30% का इंक्रीज़ हुआ। तो दादा भैया मेरे, कौन सी सरकार अच्छी, ज़रा बताना, किस में पेट्रोल ज़्यादा बढ़ा? ये 110 वाली ज़्यादा अच्छी थी, 120 वाली ज़्यादा अच्छी थी, 60 70 60 वाली अच्छी थी, या 30 वाली ज़्यादा अच्छी है? इतना हंगामा जो मचा रखा है, एक बार थोड़ा ध्यान से अपन देख तो लें। ठीक है ना? ठीक है, चलो अब एक काम करो, 3 रुपये 60 पैसे, इसको मोटा मोटा 4 रुपये कर लेते हैं अपन, और माचिस की तीली के हिसाब से ही इसको 4000% कर लें, तो कितना आया? कोई ज़रा रेट बताना यार। 40 गुना करें तो कितना आएगा? 4 का 10 गुना। वैसे 3 रुपये 60 पैसे का ही कर लेते हैं, 4 में इजी होगा कैलकुलेशन, इसलिए 4 पकड़ लें ना। तो 4 का 10 गुना कितना? 40। 40 का 20 गुना, फिर 10 गुना, डबल कितना होगा? 80। तो ये हुआ 20 गुना। और 80 का डबल करेंगे तो 40 गुना हो जाएगा, तो 80 का डबल करेंगे कितना? 160 रुपये हो गया। तो भाई जो महंगाई है सब चीज़ों पर जो लागू है, जिस पेट्रोल से इतनी आग लग रही है, उस जो तीली है, जब वही 4000% पर है, तो आपका पेट्रोल कितने परसेंट पे आज? फिर ज़रा आप ये बता दो। अरे मेरे महारथी कितने प्यारे बच्चे, एकदम तुरंत लिखते, 106 रुपये हुआ, मेरे को मालूम है, चल हो गया। तो अब ये बता दो रिवर्स कैलकुलेशन करके कि आज पेट्रोल 100 रुपये है, 160 होना चाहिए, तो कितना परसेंट सस्ता है? ठीक है, क्लियर है? फोटो टेलीग्राम पे, हाँ पूरा सब मिलेगा, पूरा मैथ्स का सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ज़रा ये बता दो, तो भाई पेट्रोल महंगा तो नहीं हुआ? जो मोदी सरकार है इसमें 77 से 100 रुपये जो हुआ है पेट्रोल, 30% महंगा हुआ है। बाकी सरकारों में 110 120% महंगा हुआ है। तो ये सरकार बेहतर है या वो सरकारें बेहतर थी? 110 120% किया। और 60 और 70% जिन सरकारों ने बढ़ाया, उन्होंने कितने लाखों करोड़ के ऑयल बॉन्ड छोड़ दिए कि बेटा ये भरते रहना। यहाँ कोई ऑयल बॉन्ड नहीं, यहाँ ऑयल बॉन्ड भी भर गए, कोई कर्जा भी नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये बेहतर है या वो सरकार बेहतर थी? 106 रुपये हो गए, चलो गुड। तो खैर, मतलब आज मैथ्स की लंका लगेगी ना शुक्ला जी? मैथ्स की लंका का, हम तो खुद ही मैथ्स में कमज़ोर हैं। लोगों ने इतना चिल्लाया, मैं खुद ही डर गया। मैंने कहा ठहरो यार, आज बैठ के ज़रा एक बार हिसाब किताब लगा ले ज़रा, आखिर कहाँ से कहाँ पहुँची ये कहानी। तो जब हिसाब किताब लगाया तो फिर कुछ का कुछ निकल आया, तो गड़बड़ हो गई बड़ी। आज मैथ्स क्लास लेंगे? अरे नहीं सर, मैथ्स क्लास क्या लेंगे, हम तो खुद परेशान हैं मैथ्स के मारे। तो सिर्फ ये देख रहा हूँ यहाँ कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। तो चलो भाई, समझ में आ गया। अब आपको ये कैलकुलेशन से पेट्रोल प्राइस अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, ज़रा बता दीजिए। 100 रुपये पेट्रोल हो गया, मत भागो आप। मिस्त्री कितने का था, आज कितने का है? हर चीज़ महंगी बढ़ी है, हर चीज़ बढ़ी है, ऐसा नहीं। तो जब सब चीज़ बढ़ी है तो पेट्रोल भी तो बढ़ेगा ना। जब प्राइजेस बढ़ेंगी, पेट्रोलियम कंपनीज का भी तो वहाँ लोग काम करते हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ेगी। पहले तनख्वाह कितनी थी, अब कितनी है? वी डोंट नो टेक्निकलिटीज, वी आर कॉमन मैन, पेट्रोल प्राइस इज टू मच एंड रेस्ट इज इनसिक्योर डोट्स फॉर कॉमन मैन।
प्रवीण पाठक जी, बढ़िया। एक काम करो प्रवीण पाठक जी, रेस्टोरेंट खोल लो, रेस्टोरेंट। और मुझे मेरे पिताजी ने 11 पैसे में भरपेट भोजन खाया था, मुझे 11 पैसे में भरपेट भोजन करा दो प्लीज़। या फिर एक काम करो, मैंने खुद ने 5 पैसे की कुल्फ़ी खाई हुई है, तो 5 पैसे की कुल्फ़ी खिला दो मुझे। चलो एक काम करते हैं, 1.5 रुपये किलो जलेबी मैंने खरीदी हुई है, तो 1.5 रुपये किलो जलेबी खिला दो। 50 पैसे का समोसा तो सबने खाया होगा यार, मैंने तो 25 का खाया हुआ है, शायद उससे पहले 10 का, पता नहीं। तो वही खिला दो। सर आई सेंट यू ऑन व्हाट्सएप फ्यूल प्राइस, हाँ मैंने देखा था। ब्रिटेन पाउंड 1.43, आज 1.43। तो सब जगह ये हाल है, सब जगह बढ़ा, कोई ऐसा नहीं। और सारी चीज़ें बढ़ रही, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी तनख्वाह बढ़े। आपकी तनख्वाह 8,000, 4,000, 5,000, 8,000 से 1.5 लाख हो जाए और पेट्रोल की कीमत वही रहे, तो ये आपकी मानसिकता ख़राब है। आपके मन में भर दिया गया है कि पेट्रोल की कीमत ज़्यादा है, पेट्रोल की कीमत ज़्यादा। 15 पैसे का समोसा ब्रजकिशोर जी ने खाया, बताइए, चलिए एक तो मिले। हम तो आज भी खुश हैं, आज साइकिल चलता हूँ, 10 पैसे की कुल्फ़ी मैंने भी खाई है। साइकिल से चलता है तो सबसे सुखी आदमी आप ही हैं, क्योंकि ना तो आपको हाइपरटेंशन होना है या ना आपको बीपी होना है। आपको नहीं चलना साइकिल से, मत चलो, आप कार में चलो, लेकिन मेहरबानी करके सुबह 1 घंटा साइकिल चला लो या आधा घंटा चला लो, जितना भी है वो ज़रूर कर लो। 2014 में 100 के ऊपर था पेट्रोल डीजल, फिर कम हुआ। राजीव अय्यर जी, मुझे ऐसा याद नहीं है, हुआ होगा कह रहे हैं आप तो। कौशल सिंह जी, धन्यवाद। ठीक है बॉस। तो आपके मन में जो लगातार जो ये था ना कि बहुत बढ़ गया पेट्रोल, बहुत बढ़ गया पेट्रोल, बहुत बढ़ गया, ये आपके सामने है किसने कितना बढ़ाया। सबसे कम आज तक का जो बढ़ा है वो मोदी सरकार में बढ़ा, सिर्फ 30% बढ़ा 7 साल में। ठीक है, क्लियर है, आपको सब मिल जाएगा, सारा दे दूंगा आपको। KTS गोल्डी कहते हैं मैच बॉक्स 39 100%। देखो कितनी मेहनत करके उन्होंने पूरा कैलकुलेशन निकाला एक्सेल शीट पे, फिर बताया 39 100% है। सर मोटा मोटा लगा लिया करो, बहुत ज़्यादा अपने कोई यहाँ कोई पास फेल थोड़ी हो जाएंगे, IAS का एग्ज़ाम थोड़ी कि एक ही उतना से। सर 50 पैसे में छोले भटूरे तो मैंने खाए हैं, सस्ते खाए मैंने, शायद इससे महंगे खाए। बाहर में खाता नहीं था उस समय, कुछ भी हमारे यहाँ अलाउड नहीं था बाहर खाना, तो हमको ज़्यादा मालूम नहीं है। समोसे का इसलिए मालूम है कि स्कूल में कैंटीन होती थी, वहाँ पर इतने का मिलता था, पैसे कभी नहीं मिलते थे खाने के लिए, बस देखकर खुशबू लेकर निकल आते थे वहाँ से, चलो यार हो गया, है ना। अच्छा एक वो च्युइंगम भी आती थी NP की, हाँ याद है किसी को? पहले 50 पैसे की थी, फिर पहले 25 पैसे की थी, फिर 50 पैसे की हुई। तृप्ति जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, याद आया। NP 4 होती थी उसमें, शायद 1 2 3 4, एक के ऊपर एक, छोटी सी पीले कलर की उसकी वो होती थी, है ना। और ये एक वो एक टॉफ़ी आती थी, उसका नाम होता था स्वाद, उसकी नकली भी खूब आती थी, स्वादू वादू पता नहीं क्या क्या बन जाती थी। ठीक है ना। पेस्ट्री उस ज़माने में कितने में आती थी? पेस्ट्री आती थी शायद 1 रुपये में, हाँ 50 पैसे या 1 रुपये में। ठीक है, वो क्वालिटी होती थी, है ना, ये नकली वाला नहीं होता था। वो 1 रुपये की पेस्ट्री में ओरिजिनल क्रीम होती थी, अगर आप उसको रख देंगे तो वो ख़राब हो जाती थी, उसमें सड़न की खट्टेपन की स्मेल आने लगती थी। उसकी जो ओरिजिनल क्रीम की आइसिंग से बनती थी वो, आज वाली नहीं, तेल वाली आइसिंग नहीं होती थी। आज आप जो खाते हो केमिकल और तेल वाली आइसिंग होती है ना, तो ये है। ठीक है, 1 रुपये की मैंने खाई है। अभिनव बंसल जी आप लेट हो गए, आपने बहुत देर में खाई, हमको पता ही नहीं था उस समय पेस्ट्री क्या होता है, तो मालूम चला 1 रुपये की या 1.25 रुपये। 1 रुपये की ब्रेड आती थी, 1 रुपये 10 पैसे की, 1 रुपये की पेस्ट्री आती थी। कितनी महंगी थी पेस्ट्री बताइए। गुरुजी प्रणाम, मेरी कंपनी ने अप्राइजल 18 मंथ्स में किया है और वो भी 4%। ओहो अनीश जी, तो बड़ा कम किया, कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं दोबारा करेंगे। संतरा, हाँ बिल्कुल, मैं तो भूल ही गया। ठीक है बॉस, तो क्लियर है, अब आपको समझ में आ रहा है। पेट्रोल प्राइसेस ही नहीं बढ़ी हैं, सारी चीज़ें बढ़ गई। अगर आप ध्यान देंगे, तो 2 रुपये की थम्सअप तो बहुत महंगी बता रहे हो सर आप। 1 रुपये 20 पैसे या 1 रुपये 25 पैसे की गोल्ड स्पॉट पी हुई है मैंने एक ही बार जीवन में। पापा ने बड़ी मिन्नतों के बाद पिला दी थी, 3 भाई बहनों में 1 गोल्ड स्पॉट। कुछ खिलाते पिलाते थोड़ी थे बाहर का, मतलब ही नहीं है जी, मरते मर जाओ, घर में जो खाना वो खा लो। ये तो अभी कल्चर हो गया, बाहर जाके खा लो आप, तो पहले कुछ नहीं होता था ऐसा।
ठीक है ना। 250 में मम्मी पूरा घर चलाती थी एब्सोल्युटली। 1 रुपये की 10 स्वाद लिए मैंने भी, हाँ ऐसे ही रेट था, बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो आप देखेंगे सारी चीज़ों के रेट बढ़े बस, लेकिन आपको किसी ने अभी तक ये नहीं बताया, एक ही चीज़ थी इसके रेट नहीं बढ़े थे, पॉपिंस 2 रुपये की थी, वो भी 5 रुपये की हो गई है। ठीक है। तो किसी ने ये नहीं बताया कि सभी चीज़ों के रेट बढ़ गए, किसी ने नहीं बताया आपको। प्रॉब्लम कहाँ है कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताई जा रही है, पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल। कीमत सब चीज़ की बढ़ी है ना। आज एक समय जो एक रिस्पेक्टेबल थाली जो आप खाना खाते थे, मैंने तो बहुत खाई है, 20 रुपये में। तो मैंने जब जब मैं अकेला रहा करता था तब मैंने 20 रुपये में बहुत थाली भोजन का, भरपेट नहीं थाली भोजन बहुत खाया, और बहुत रिस्पेक्टेड अच्छी जगह बैठकर अच्छा खाना खाया हुआ है। तो 20 रुपये में आज की तारीख में वो थाली तकरीबन 100 रुपये की है ना, और ज़्यादा समय नहीं हुआ इस बात को, मेरे ख्याल से 21 साल हुए होंगे। तो 20 साल में 20 से 100 हो गई, 5 गुना हो गई। पेट्रोल लेकिन उतना नहीं बढ़ा अभी भी, है ना। इंडोनेशिया के सुगाने की बेटी ने कर ली है घर वापसी। हाँ, मैं उस न्यूज़ को आज कवर नहीं कर पाया आनंद बहेती जी, करूँगा उसको। 2004 में 3 का समोसा और 2.5 की पफ पेटीज लेता था, 12 साल का था तब। अब कितने का हो आता है? समोसा अब 3 रुपये की जगह 10 रुपये का है, पेटीज भी 3.5 की जगह 10 की है ना, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, दोनों लगभग 10 रुपये का है। बनवा के अगर आप लेते होंगे, जैसे कई जगहों पर बनकर मिलती हो, बनने में वो पेटीज खुद रोने लगती है, मेरे साथ क्या हो क्या रहा है, उसमें इतना कुछ डाल दिया जाता है, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। तो वो ज़रूर महंगी होती, वो 20-25 रुपये की होती। बाकी नॉर्मल पेटीज, प्लेन पेटीज जो है वो अभी 10 की है। ठीक है। 5 रुपये का डोसा भूल जाइए, अब आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो ये है टेंशन फ्री कहते हैं मस्टर्ड ऑयल। सर इस पर हम कर चुके लाइव पूरा एक, आपको फिर से चाहिए हम फिर से आपको 93 का मस्टर्ड ऑयल फिर से दे सकते हैं, है ना। ब्लेंडेड ऑयल को सरकार ने बंद कर दिया है। आप बोलेंगे सरकार ब्लेंडेड ऑयल फिर से चालू कर देगी, लागू कर देगी, तो आप जो सरसों का तेल लेकर आते थे ना 93 में, 80 रुपीज़ में, उस पर ध्यान से देखा नहीं आपने पलट के, ब्लेंडेड लिखा था। प्योर सरसों का तेल आपको कभी दे नहीं रहा था कोई। अब आपको, क्योंकि प्योरिटी और सरकार को खुद को नहीं मालूम था कि 80% जो तेल है वो ब्लेंडेड ऑयल के नाम पे नकली पामोलिन तेल बिक रहा है। तो जब बंद किया तब मालूम चला कि भाई ये तो 80% लोग झूठ बोल रहे थे, सब ब्लेंडेड के नाम पे उल्लू बना रहे थे। तब वो चीज़ सामने आई, तब है ठीक है, धीरे धीरे बदल रहा है। 35 पैसे का कोला 1970s, अरे बाप रे बाप, क्या बात है तोशीर साहब, बहुत बढ़िया। 784 पर मंथ सैलरी इन SBI इन 1984, राकेश जैन जी, बिल्कुल मुझे ध्यान है। जब मैं सेकंड में था, पता नहीं कौन सी क्लास में था, तब मेरे पिताजी को 2000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, 2000 रुपये, सोचिए, है ना। बाद में शायद 1-1.5 लाख रुपए मिलती थी जब रिटायरमेंट पे आया। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है, हर चीज़ बढ़ती है, पेट्रोल उस कीमत में नहीं बढ़ा है। ठीक है। 180 रुपये इसकी पैटीज़, कौन सी दुनिया में भाई 180 कहाँ मिलती है भाई, सब जगह 10 रुपये की है मेरे ख्याल से पैटीज़ तो। 99 पैसा WIBS ब्रेड मुंबई 70s। ठीक है। तो खैर ये आपके सामने है, 110%, 120%, 60%, 70%, 60% और 30%। इन 60% और 70% में देश के ऊपर इतना कर्जा हुआ था, वो जो ऑयल बॉन्ड थे वो अभी तक हम चुका रहे थे उसके, तो इस 30% में हमने वो ऑयल बॉन्ड भी चुका दिए, सब कुछ कर दिया, फिर भी महंगा है। तो एक काम कर सकते हैं कि अभी भी हमारे पास ऑप्शन है, अभी भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आ जाएं, है ना। ठीक है। ऋषि बेलवाल जी कहते 7 रुपये की सब्जी लाते थे मेरे पिताजी, बिल्कुल सही। 10 रुपये लेकर जाता था घर से, दोनों थैले भर के लाता था सब्जी के, दोनों थैले, और केले हर बार ले आता था। भाई साहब हमारे केले खाते भी थे, और जैसे ही मैं लेकर आता तो चिल्लाते भी थे, ये फिर केले ले आया। और खाने भी और चिल्लाना भी, मतलब बदनाम भी करना है, पूरा कांग्रेस स्टाइल था उनका, बदनाम भी करना और खाना भी पूरा है। खैर, तो सब कुछ महंगा हुआ, ऐसा नहीं है। अगर तब से अगर मैं सोचूं कि 1 रुपये दर्जन या 1.25 रुपये दर्जन केले लाया करता था, और आज अगर
देखता हूँ तो 40 रुपये, 30, सस्ते सस्ता 30 रुपये। ढंग का केला अगर आप लेंगे 40 रुपये से नीचे नहीं मिलने वाला है। अब किलो में आने लगा, पहले दर्जन हुआ करता था, दर्जन में बड़े छोटे छांटते थे आप, वो वाला वो उधर वाला, और वो पूरे जो है ना उसमें से इधर से देना, इस साइड से इधर से बड़े, है ना। तो ये सब चलता था। खैर तो मित्रों ये एनालिसिस था, छोटा सा, सटीक सा, एकदम क्लियर। वाई नॉट मूव टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एथेनॉल। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे, नारायण शंकर रमन जी, लोग धीरे धीरे उस पर आएंगे। 5 रुपये का दूध आधा लीटर आता था, अब तो 27 का हो गया। सभी चीज़ें बढ़ी, हेमंत शाह जी नमस्ते। सभी चीज़ें बढ़ी है ना, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो वहीं के वहीं हो, तो सब बढ़ा। पेट्रोल भी उसी हिसाब से धीरे धीरे करके बढ़ा। रेल भाड़ा देखेंगे तो वो भी बढ़ा, कम है लेकिन अब तो खैर काफ़ी हद तक सरकार ने मैच कर लिया ना। पहले तो जो पैसेंजर का जो आप टिकट लेते हैं अपन लोग जिसमें जाते हैं ट्रेन में, वो बहुत ज़्यादा नुकसान में थी, अभी भी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन नुकसान में तो अभी भी है। गोल्ड स्पॉट का फॉर्मूला मिलेगा तो अमीर होऊंगा। विजय तेजा जी बिल्कुल। खैर पेट्रोल 2013 में 83 रुपीज़ था, ओके, हम 77 मानकर चलते हैं सर, ठीक है ना। जिसने भी बनाया वो 7 ईयर्स का बनाया है, तो 14 में शायद 77 वापस नीचे आ गया होगा ना। सर बंटे वाली बोतल आपने कितनी पी है? बंटा मैंने बचपन में तो कभी नहीं पिया, बड़ा होने के बाद जब बिज़नेस करने लगा तो जाता था तो देखता था दिल्ली में वो छोटे छोटे स्टॉल लगा के बैठे रहते, वो लाल कलर की रैगजीन लगा के लोग, तो बड़ा मन चला, पीने की हिम्मत फिर भी नहीं हुई। तो जिस दुकानदार के यहाँ जाता था तो ऐसी बात हुई, बोले अरे बोले बंटा पियोगे आप, चलो बंटा पिलाते, बढ़िया बंटा बनता था, तो दुकान पे मंगवा लिया करते थे बंटा। तो बंटा पहली बार मतलब जो है दिल्ली में पिया मैंने करीब 2003 या 2004 में, है ना, बहुत लेट। बहुत सारी बाज़ार की चीज़ें हमने नहीं खाई हैं, कभी हो ही नहीं पाया कि जाके बाज़ार में खाना हो, समोसे वगैरह ये सब छठे चौमासे वाली बात थी। कभी आ गया घर में तो ठीक है, जलेबी आ गई मतलब ये समझ लो बर्थडे है तो जलेबी आ जाएगी, नहीं तो भूल जाओ, जलेबी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, हिलाने डिस्टर्ब हुआ है। तो खैर बिरयानी महंगी हो गई, ओफ, बिरयानी तो बहुत महंगी है भाई, क्या बताएं। वो क्या होता है बंटा, बंटा नहीं पिया, PSPO नहीं मालूम, बंटा नहीं मालूम। बंटा होता है देसी, मोटी बोतल होती, कांच की बहुत मोटी बोतल होती है, उसमें पानी में सोडा मिलाया जाता, सोडा जिसे देसी सोडा बोलते हैं, उसमें एक बॉल होती है, वो कॉर्क की तरह से पट से ऊपर आ जाती है, तो वो बंटा होता है। उसको ज़ोर से दबाएंगे आप तो फिज आउट होकर, ढक्कन नहीं होता उसमें ना। लेमन सोडा कह लो, बंटा कह लो, कुछ भी कह लो आप, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सभी चीज़ें महंगी हुई हैं, ऐसा नहीं कुछ भी सस्ता हुआ, सब महंगा हुआ है, राइट। ठीक है, चलिए, अगर कुछ सस्ता हुआ तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ता हुआ है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वेस्टमेंट शुरुआती जो होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आता है शुरुआती बहुत महंगा होता है, बाद में सस्ता होता है। क्यों महंगा होता है शुरुआती? वो शुरुआती इसलिए महंगा होता है क्योंकि उसमें R&D का पैसा लगा होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैसा लगा होता है। ठीक है, चलिए तो क्लियर है, आगे चलते हैं। अब बात इसकी हो रही कि इस एनर्जी से हटा जाए, दूसरी एनर्जी पर जाया जाए, पेट्रोल डीजल इन सब से हटा जाए, कोल इन सब से हटा जाए। तो जो सबसे ज़्यादा कोल से हटा पावर के मामले में, एनर्जी के मामले में, नंबर 1 पर जो पूरी विश्व के अंदर एक छत्र जिसका राज चल रहा है वो है जर्मनी। जर्मनी से एक बुरी खबर आ रही है, और बुरी खबर ये आ रही है आपके सामने। द रीजन रिन्यूएबल्स कांट पावर मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बिकॉज दे वर नेवर मेंट टू। फोर्ब्स ने इसको छापा है, और ये कोई अच्छी खबर नहीं, बड़ी बुरी खबर है। मोर्क्स इन जर्मनी, जर्मनी को फाइनली, जो जर्मनी ने अपने कोल प्लांट्स बंद किए थे, फाइनली कुछ कोल प्लांट जर्मनी को दोबारा चालू करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी जो डिमांड है उसको मीट नहीं कर पा रहा है। विंड एनर्जी से लेकर तमाम सारी एनर्जी पर जर्मनी काम कर रहा था, सोलर एनर्जी से लेकर तमाम सारी एनर्जी, और ये माना जा रहा था ये विश्व के अग्रणी थे, नंबर 1 पर थे। भारत भी सोलर से लेकर विंड एनर्जी पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो पाया। अब आइए ज़रा देखें कि क्या स्थिति है। ये देखिए शेयर ऑफ एनर्जी जर्मनी की दिखा रहे हैं हम आपको। तो ये शेयर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इसकी जो है वो 11.8% है, थोड़ा पास से ले जाओ। लिग्नाइट से बना रहे हैं 22%, हार्ड कोल से बना रहे हैं 12%, तो ये दोनों को मिला लीजिए
तो ये हो जाएगा तकरीबन 24%। नेचुरल गैस से बना रहे हैं 12%, और ये रिन्यूएबल एनर्जी आपकी है ना, जिसमें मिनरल ऑयल से 5.8% है, पावर प्रोडक्शन जो है टेरावाट से ये है, और ये रिन्यूएबल एनर्जी का पूरा शेयर। अब ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसके शेयर को यहाँ देख लें कितना कितना परसेंट है, तो ये आपको यहाँ दिखेगा। विंड ऑनशोर 14%, विंड ऑफशोर 3.0%, 14 और 3 कितना हुआ 17%, हाइड्रो पावर 2.6%, बायोमास 7%, सोलार 7.2%, और वेस्ट से कन्वर्ट कर रहे हैं वो इतना कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो बायोमास और सोलर से इनकी ज़्यादा है, बाकी सभी से रिन्यूएबल एनर्जी जो है कम है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वो ये हो रही है कि जो विंड एनर्जी है उससे तो भाई कुछ हद तक हो रहा है, सोलर से कुछ हद तक हो रहा है, लेकिन डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। कुल रिन्यूएबल एनर्जी जो है 34.9%, 35% कुल रिन्यूएबल एनर्जी है जो प्रोड्यूस कर रहा है जर्मनी, उससे उनकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही, पूर्ति नहीं हो पा रही। तो ऐसी कंडीशन में बड़ा सेटबैक लगा और वापस उनको कोल पर शिफ्ट होना पड़ रहा है मजबूरी में। तो तमाम सारी बातें अब उसमें जो जर्मन के जो अखबार हैं उनका ये कहना है, जर्मनी के जो अखबार है उनका कहना है कि भाई ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइट कर लिए थे पहले से ही टारगेट, इतने ज़्यादा टारगेट टाइट होने नहीं चाहिए थे। बहरहाल जो भी बात हो, कुल मिला के फैक्ट रिमेंस फैक्ट, और वो ये है कि जर्मनी को वापस अपने कोल प्लांट्स को दोबारा चालू करना पड़ रहा है। भारत को भी इससे थोड़ा सबक लेना चाहिए, भारत को भी थोड़ा सीखना चाहिए। हम ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाए, सोलर और विंड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए और वो उतना टारगेट मैच ही ना कर पाए। या तो पहले हम उतना प्रोडक्शन कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसी जल्दीबाजी ना करें जैसा आजकल इंटरनेशनल प्रेशर है कि कोल प्लांट बंद करो, जैसा कि चाइना में हुआ, फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, वो 4 दिन में बंद होने वाला था, क्या हुआ उसका? 4 दिन में बंद हो जाएगी, बिजली नहीं आएगी, भारत ठप हो जाएगा। 4 दिन 4 दिन 4 दिन, दशहरे से पहले से सुनते आ रहे थे काली दिवाली मनेगी इस बार, करवा चौथ भी मन गया साहब। कमाल है, कमाल के लोग हैं। वो 4 दिन वाला ख़त्म ही नहीं हुआ। इलेक्ट्रिसिटी प्राइस वेंट अप बाय 12.6% फ्रॉम दिस मंथ। आवर हाउस बिल इंक्रीज फ्रॉम 73 यूरोज टू 95 यूरोज। अरे बाप रे बाप, इतना ज़्यादा? राहुल जी तो कुछ ज़्यादा बढ़ गया भाई। 73 टू 95 तो बहुत ज़्यादा होता है, ये तो आपका बजट ही बिगाड़ देगा अच्छा खासा। 4 दिन का तो एंड नहीं आ रहा। हाँ, 4 दिन का एंड ही नहीं आ रहा भाई। हम भी बड़े परेशान हैं कि 4 दिन का एंड आए, पता नहीं कहाँ रह गया। आइए खैर चलिए, ये तो ही बात रिन्यूएबल एनर्जी जिस पर मोदी जी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, सोलार पर, इस पर उस पर। मोदी जी आज उत्तर प्रदेश में थे, उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने क्या कहा जरा थोड़ा सा सुन लें, है ना। अग्रसर होना, आज टेक्नोलॉजी से लेकर हेल्थ तक बीएचयू की में अभूत। अच्छा, दाढ़ी कम हो गई कि नहीं हो गई? आप बस इसको 200 करोड़ करा दो, मोदी जी को हैंडसम स्मार्ट देखना है तो मजा आ जाएगा। पूर्व सुविधाएं तैयार हो रही है। देश भर से यहाँ युवा साथी पढ़ाई के लिए आ रहे हैं। यहाँ सैकड़ों छात्र छात्राओं के लिए जो आवासीय सुविधाएं बनी हैं, वो यहाँ युवा साथियों को बेहतर करने में मददगार सिद्ध होगी। विशेष रूप से सैकड़ों छात्राओं के लिए जो हॉस्टल की सुविधा तैयार हुई है, उससे मालवीय जी के विजन को साकार करने में और बल मिलेगा। बेटियों को उच्च और आधुनिक शिक्षा देने के लिए जिस संकल्प के साथ वो जिए, उसको सिद्ध करने में हमें मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, विकास के ये सभी प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता के हमारे संकल्प को सिद्ध करने वाले हैं। काशी और ये पूरा क्षेत्र तो मिट्टी के अद्भुत कलाकारों, कारीगरों और कपड़े पर जादूगरी बिखेरने वाले बुनकरों के लिए जाना जाता है। सरकार के प्रयासों से बीते 5 साल में वाराणसी में खादी और दूसरे कुटीर उद्योगों के उत्पादन में लगभग 60%
और बिक्री में लगभग 90% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है साहब, तो कल किसी ने पूछा था BHU में इतना ज़्यादा क्यों नहीं है, तो BHU का जवाब भी आपको मिल गया, तमाम सारे जवाब होने। यूपी के छात्रों ने कश्मीरियों की पिटाई करी, आ रहा हूँ सर, उस पर भी आ रहा हूँ। और भी कुछ कहा, उसको भी ज़रा जल्दी से सुन लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्रिकेट का एनालिसिस इंतज़ार कर रहे हैं। आइए। पहुंच में हो होलिस्टिक हेल्थ केयर, यानी जहां हेल्थ के साथ ही वेलनेस पर भी फोकस हो। स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, मिशन इंद्रधनुष, ऐसे अनेक अभियानों ने देश के करोड़ों गरीबों को बीमारी से बचाया है, उन्हें बीमार होने से बचाया है। आयुष्मान भारत योजना ने 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों का अस्पताल में मुफ्त इलाज भी करवाया है। इलाज से जुड़ी अनेक परेशानियों को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जरिए हल किया जा रहा है। तो क्या आयुष्मान से इतने लोगों का उतने लोगों का इलाज हो गया, ऐसा हो गया, आयुष्मान भारत से फलाना हो गया, इससे ये हो गया, वो स्कीम से फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, हाँ उज्ज्वला के सिलेंडर मिल गए, तमाम हो गया। कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? हुआ तो पेट्रोल से ही ना, कहीं और से तो नहीं हुआ। ठीक है, इसको ज़रा सोचिएगा ज़रूर। लाइक करना भूल गए फिर से? चलो कोई बात नहीं, कर लो, लाइक कर लो। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर, क्रिकेट की बात करें, इससे पहले बात कर लें मुंबई की, माया नगरी की। उत्तर प्रदेश वाले ज़्यादातर मुंबई जाते हैं ना भैया लोग, तो भैया लोग जो हैं मुंबई की बात कर लें ज़रा। और मुंबई में नवाब साहब, ना 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 वैसे नवाब नहीं, नाम के नवाब हैं, नवाब साहब बड़े परेशान हैं। और नवाब साहब का क्या है, ज़रा नवाब साहब को भी देख लें। नवाब साहब ने आज एक नया पैंतरा फेंका है, और वो पैंतरा है गवर्नमेंट लर्न्स नो पासपोर्ट एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान सपोर्टर्स। वो पैंतरा क्या है कि समीर वानखेड़े मुसलमान हैं, राष्ट्रवाद की बात करते, हिंदूवादी की बात करते, वो तो मुसलमान हैं, उन्होंने कोई सर्टिफिकेट निकाल के भेजा। अरे गजब हो गया साहब, बाबा रे बाबा, मर गया रे बाबा, माई तो मर गया रे। दाऊद के वानखेड़े, ओ हो, मिसेस जाहिदा, बताइए, दाऊद के वानखेड़े और जाहिदा के सुपुत्र हैं ये, बताओ जी। मेल मुस्लिम समीर, ओफो, अरे रे। तो साहब मलिक साहब का कहना, बताओ तो मुसलमान है ऐसा वैसा। तो मलिक साहब ये तो और अच्छी बात हो गई ना, अब तो टेंशन ही खत्म हो गया कि हिंदू है मुसलमान को फंसा रहा है, मुसलमान ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, काम तो सही कर रहा है ना, छापे पे छापे मार रहा है ना, तो बढ़िया है, क्या दिक्कत क्या है? हमें तो मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो और अच्छी बात हो गई मलिक साहब। विक्टिम कार्ड खत्म हो गया मलिक साहब, मुसलमानों के मुसलमान को परेशान कर रहे हो आप, उसकी परिवार को परेशान करो, उसके परिवार के पीछे चले गए यार, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा आपको, अल्लाह बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा, सोच लेना। कुफ्र हो रहा है, कुफ्र है, वो क्या है, तेला मेला लित्ता क्या, कैसे काम चलेगा? तेरा मेरा रिश्ता क्या भूल गए मलिक साहब, कैसे काम चलेगा? ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपको तो मिठाई बांटनी चाहिए कि समीर जो है, समीर वानखेड़े मुसलमान है, खुश होना चाहिए आपको। आप तो एक्सपोज करने आ गए, अरे ये तो हलतकिया कर रहा था वो हिंदुओं के साथ में, चुप रहना था आपको, उम्मा का चुम्मा करना चाहिए था, जाके बुलाना चाहिए था, समीर उम्मा का चुम्मा करना था आपको। अब क्या कर बैठे आप हैं, ऐसे कैसे हो गया? ओ हो, किसी ने कबाब मलिक लिखा, बताइए भाई। मलिक साहब, समीर वानखेड़े मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, कोई भी हो, वो भारतवासी है, पहली बात ये। दूसरी बात, वो काम करने वाला एक अधिकारी है। इस देश ने APJ अब्दुल कलाम को भी राष्ट्रपति बनाया और खुशी खुशी बनाया,
किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। समीर वानखेड़े काम एकदम परफेक्ट कर रहा है, वो मुसलमान है तो और भी अच्छी बात है, मुसलमानों के लिए कहने को हो गया। आज हमारा वासिम कूद रहा होगा खुशी के मारे, बताओ बताओ बताओ, है ना। अब वासिम इधर आ जाएगा, बोलेगा नहीं एकदम सही छापा मारा है, ठीक है ना। तो भाई मुसलमान है इसीलिए तो छापे मार रहा हो आर्यन खान के यहाँ, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका भाई बिगड़ जाए, उसका भतीजा उसका बच्चा बिगड़ जाए, तो उसको सुधारने के लिए कर रहा हो। आप टेंशन मत लो, ये तो बहुत सही काम कर रहा है, आपको खुश होना चाहिए। अब तो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गई। और कौन कौन थे वो, अरबाज खान कौन कौन थे वो, तो उमा का चुमा है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है ना, क्लियर है। अब आइए ज़रा देखते हैं। So can you start sharing the video in your own website so we can become members there? Don't want to pay YouTube. I am sure many agree. Time traveler, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा करेंगे सर, जल्दी करेंगे ना। तब क्या भाई, आइए अब इसको दोबारा से देखते हैं। मिस्टर दाऊद के वानखेड़े जो लिखा है, इसको गोला बनाया गया, इस पर स्टार बनाया गया। ये उसी ज़माने में बनाए जिस दिन ये सर्टिफिकेट बना था, बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है ना। अब ये जो स्टार बना है, इसका कहीं ना कहीं कुछ लिखा होगा, कहीं लिखा है क्या? ये है स्टार, अच्छा ये लिखा है, ओके। क्या लिखा है, क्या लिखा भाई, कुछ लिखा है, दयानदेव कांची वानखेड़े, ऐसा कुछ तो भी लिखा है। हाँ, फिर क्या, अभी क्या करें? तो नाम तो गलत लिखा है, ये बात तो कंफर्म हो गई, गलत नाम लिखा हुआ है। गलत नाम को जो गलती से नाम लिख गया उस पर स्टार बनाया गया, और स्टार बनाकर लिखा गया है, पिता का असली नाम लिखा गया, जो गलती हो गई थी उसको सही किया गया। इसमें क्या दिक्कत है? खैर, वानखेड़े साहब का कहना है कि मुस्लिम है, फलाना है, ढिकाना है। ये जब सिलेक्ट हुए थे यूपीएससी में तब की लिस्ट है, और समीर वानखेड़े ये रहे 561 नंबर पर, ये इनका रोल नंबर है। और नाम लिखा है वानखेड़े समीर दयानदेव, ठीक है, IRS। तो साहब, और किस कोटे से आए हैं? SC कोटे से आए, ठीक है ना, क्लियर है। तो एक SC को क्यों परेशान किया जा रहा है इस तरह से, क्यों परेशान किया जा रहा है? इस देश में अगर कोई SC अगर किसी कुर्सी पर पहुंच जाएगा, बैठ जाएगा, तो उसको इस तरह से परेशान किया जाएगा क्या? सारी चिड़ ऐसी बात की है क्या? बॉलीवुड हैज़ मेड मैनी countless movies on cops who single-handedly fight the corrupt system, but they can't handle one real life cop doing the same thing. तुषार जी, एब्सोल्युटली, है ना। तो ये स्थिति है। खैर, नवाब मलिक जी आज बड़े जोर से इन्होंने बड़ा भारी एक्सपोज किया था, भूकंप वाला। नवाब मलिक के समीर दाऊद वानखेड़े कहने पर अधिकारी की पत्नी की आई पहली प्रतिक्रिया, जाने क्या कहा। समीर वानखेड़े ने मंत्री नवाब मलिक की आलोचना करते हुए कहा कि उनका यह कदम अपमानजनक, उनके परिवार की निजता पर हमला है। इसमें कोई दो राय नहीं, अपमानजनक भी है, निजता पर हमला भी है। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एकदम क्लियर बताया। क्रांति रेडकर वानखेड़े ने ट्वीट किया, मैं और मेरे पति समीर पैदाइशी हिंदू हैं, हमने कभी भी किसी और धर्म को नहीं अपनाया, हम सभी धर्मों की इज्जत करते हैं। समीर के पिता भी हिंदू हैं, जिन्होंने मेरी पहली मुस्लिम सास से शादी की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। समीर का पूर्व विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुआ था और साल 2016 में तलाक हो गया था, ठीक है। हमारी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सन 2017 में हुई, बात ही खत्म हो गई भाई, ठीक है ना। और इस सब के ऊपर सबसे बड़ी बात जो है, जो सबसे बड़ी बात है, वो सबसे बड़ी बात एकदम क्लैरिटी के साथ ये है, वो हिंदू है, मुसलमान है, फलाना है, ढिकाना है, SC है, जनरल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुद्दे की बात करो नवाब मलिक साहब, मुद्दे की बात यह है कि दामाद आपका ड्रग्स रैकेट में पकड़ा गया, ड्रग्स पेडलिंग में पकड़ा गया, ड्रग पेडलर के रूप में पकड़ा गया, अकाउंट में पैसे की एंट्री है, उसकी गवाही जो लोग पकड़े गए साथ में वो दे रहे हैं। आप ये बताइए कि आपका दामाद अकेला था या आप उसके साथ में काम कर रहे थे? ये ड्रग्स का धंधा और कौन कौन चला रहा है? क्या आप अकेले हैं या आपके साथ और भी बहुत सारे MLA हैं और भी मंत्री हैं?
सवाल ये है सर, सवाल ये नहीं है समीर वानखेड़े की जाति क्या है, समीर वानखेड़े हिंदू है या मुसलमान है, ये कोई नहीं पूछ रहा, हम आज भी नहीं पूछ रहे। इस पे विवाद करने से कुछ हासिल नहीं होगा। आप अपने दामाद को बचाने का असफल प्रयास कर रहे हो। पूरे जो जितने रट्टे आप कर रहे हो सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि आप अपने दामाद को बचा सको, वो आप नहीं बचा पाओगे, है ना। समीर वानखेड़े प्लेइंग फॉर दाऊद, जोशी जी कहते हैं। मे बी नॉट, यू नेवर नो। दाऊद नाम ही लिखा है दाऊद, बताइए। हाँ तो ठीक है ना। तो सीधी सीधी बात यह है, ज़्यादा अच्छा होगा मलिक साहब आप ये बताएं कि आपका जो दामाद है वो इसमें इन्वॉल्व है या नहीं, आप इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं, आपके साथ के और बाकी के मंत्री एमएलए इसमें शामिल हैं या नहीं, आपकी सरकार में कौन कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हैं या नहीं, इस बात का जवाब देना है आपको। आप गलत जगह जवाब दे रहे हो। समीर वानखेड़े की शादी किससे हुई, उसने कल करवा चौथ मनाई या नहीं मनाई, उसने अपनी बीवी को गिफ्ट दिया कि नहीं दिया, उसने बीवी को पानी पिलाया, खाना खिलाया कि नहीं खिलाया, इससे कोई हमको फ़र्क नहीं पड़ता। वो जाने, उसकी बीवी जाने, हमें क्या मतलब है। उसकी फलानी जाति, उसकी ढिकानी है, उसके ये मुसलमान है, मुसलमान होगा, खतना होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला, हमारे को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हमको कोई फ़र्क पड़ रहा है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमारे पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से समीर वानखेड़े को तनख्वाह जा रही है। समीर वानखेड़े सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुख्य मुद्दा ये। और हमारी नज़र में समीर वानखेड़े एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, इसलिए हम उसके साथ में हैं। क्लियर है एकदम क्लैरिटी के साथ। सिद्धार्थ द्विवेदी जी धन्यवाद। दिवाकर भारद्वाज कहते हैं सर कल से, मनीष निगम जी धन्यवाद, कल से माइंड शांत नहीं हो रहा है, मेरे मैनी फ्रेंड्स फालतू के टेस्टर लगा रहे हैं अबाउट इंडिया ने लॉस। तुषार जी धन्यवाद। इंडिया ने लॉस नहीं किया जैसे बीजेपी हार गई हो। उमंग शर्मा जी धन्यवाद। क्या हम लोग मान लें मोदी इज़ इंडिया एंड इंडिया इज़ मोदी। देखिए दिवाकर भारद्वाज जी हमने तो ऐसा कहा ही नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा बना दिया कि बीजेपी वाले ही खेलने गए थे, राष्ट्रवादी खेलने गए थे और राष्ट्रवादी हार गए। चलिए क्रिकेट पर ही आते हैं। आपने कहा तो क्रिकेट का ही कर लेते हैं। आरती बजाज जी लॉट ऑफ रिस्पेक्ट सर जी धन्यवाद। ठीक है, क्लियर है। तो नवाब मलिक जी कल से ये सवाल ना कीजिएगा कि समीर वानखेड़े एससी है या जनरल है या सवर्ण है या फलाना है या ढिकाना है। कल से ये सवाल ना कीजिएगा कि समीर वानखेड़े मुसलमान है, फलाना है, ढिकाना। हम मान लेते हैं वो मुसलमान है, अब अभी भी हम उसके साथ खड़े हैं। आप बोलो तो कल हम हैशटैग ट्रेंड करा देंगे, वी सपोर्ट मुस्लिम समीर वानखेड़े, हमें उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके दिमाग में जो फितूर है ना, जो गंदगी भरी हुई, इस गंदगी को बाहर निकाल लो बॉस। बहुत मुसलमान है जो देश के अंदर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं लोग उनके साथ में। बहुत गद्दार हैं जो कल पटाखे फोड़ रहे थे, लोग उनकी बजा रहे हैं तरीके से आज। ठीक है ना। जय श्री राम चिराग जी आइए। चलिए तो ज़रा फील्ड पर आ जाएं। ओहो मुस्लिम, बताओ इस मुस्लिम को टीम में रख लिया लोगों ने, हैं? ऐसे होता है कहीं? बताइए। हमने आज तक इसकी कभी बुराई नहीं करी, हम इस चोमू की बुराई करते रहे हमेशा, ये पेटीकोट धोने वाले की। बताओ हिंदू की कोहली के पीछे पड़े रहे हम। बताइए। भारत की हार के बीच शमी पर अपमानजनक टिप्पणियां, पेसर के बचाव में उतरे सहवाग। बराबर है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया। जैसे ही टीम इंडिया की हार हुई, फैंस इंस्टाग्राम ट्विटर पर शमी पर अपमानजनक टिप्पणियां करने लगे। ओहो, इस पूरे इसमें कहीं भी कोई सबूत नहीं है कि कहाँ कौन सी अपमानजनक टिप्पणी हो गई। हमने ट्विटर छाना, हमें ट्विटर पे कहीं नहीं मिला भैया। फिर हमने कहा कहाँ ढूंढे, तो जाकर कहीं और मिला, इंस्टाग्राम पर जैसी ये वाली बात हुई तो हमने कहा भाई पहले इंस्टाग्राम का वो दिखा दें कि किसने क्या कहा। आइए इंस्टाग्राम पे जो उनको मिले, कहीं जानबूझकर तो नहीं हरा दिया भारत की टीम को ताकि पटाखे फोड़कर देशद्रोही की पहचान हो जाए, रा की साजिश। हाँ रॉबर कूल जी, ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। समीर 100% पूरा गड़बड़ है सर, ये दाऊद का ड्रग एंड नवाब मलिक के ड्रग का झगड़ा है। समीर दाऊद के अपोजिट पार्टी के ड्रग को पकड़ता है। अच्छी बात है, हमारे को क्या दिक्कत है, ये तो और भी अच्छी बात है। पहले उनको पकड़ लें तो फिर ये उनको पकड़ेंगे, इसमें भी देश का भला ही होने वाला है। ठीक है ना। दोनों मिल गए तो ज़्यादा दिक्कत है, अलग हैं तब तक बहुत अच्छा है। तो कमेंट देख लें ज़रा। आइए, दिखा दी ना औकात। ओ हो पाकिस्तान को चले जा,
गबड़ू। कौन कह रहा है? नदीम खान। तो नदीम खान के कमेंट के लिए भाई बाकियों को क्यों बोला जा रहा है? कमेंट तो नदीम खान ने किया है, गुस्सा नदीम खान को आ रहा है। अच्छा, गुस्सा आ गया तो पाकिस्तान भेज दिया सीधे उठा के, नदीम खान ने भेज दिया मोहम्मद शमी को। हम क्या करें? गलत बात है। ये कमेंट भी गलत है, ये कमेंट भी सही नहीं है ना। लेकिन किसने किया, ज़रा इसको देख लें। नितिन सर, भारत के सुप्रीम कोर्ट में बैठे लोगों की जांच होनी चाहिए, लेकिन शाहीन बाग 99 कश्मीर हिंदू 12 टुकड़े होने के लिए कुछ नहीं बोलते, कभी बोलेंगे भी नहीं, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है, शमी ने ज़बरदस्ती हरा दिया क्या? मुझे तो नहीं लगता ऐसा किया होगा। मैच फिक्सिंग की होगी तो सामने आ ही जाएगा, तो उसमें जेल जाएंगे, ठीक है ना। बाकी हर प्लेयर का मैच अच्छा और बुरा दिन होता है, तो वो संभावना। मैंने मैच देखा नहीं इसलिए मुझे मालूम नहीं। लोग मेरे को गालियाँ देना मत शुरू कर देना एकदम से कि दनादन दनादन, तुमको मालूम है उसने इतने रन पिटवा दिए ना। मैंने नहीं देखा भाई साहब, मैं ये सब काम करता ही नहीं हूँ, मैं तो बोलता ही नहीं इस पर। क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि बोलेंगे। आइए, अरे बाबा, ये भाई साहब अगर बोलेंगे तो हम कैसे पीछे रह जाएंगे? अरे सुभान अल्लाह, क्या चेहरा पाया भाई गॉड। अच्छी है, हैंडसम से शक्ल है, पता नहीं ये बकरे जैसी क्यों बना लेते हैं लोग। चलो खैर, कल भारत पाकिस्तान मैच के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है। यह दिखाता है कि देश में कितनी नफरत बढ़ गई है। टीम में 11 खिलाड़ी हैं और एक मुस्लिम खिलाड़ी है, उसे ये लोग निशाना बना रहे हैं। इसे कौन फैला रहा है? AIMM असदुद्दीन ओवैसी जी, ओवैसी साहब, शायद आपको मालूम नहीं है, ये टोपी सिर पे रखने से दिमाग में एंटीना कैच करना बंद कर दिया भाई। मैच तो आज हारे हैं, कोहली के पीछे तो हम कब से लगे, जुरू का गुलाम है, फलाना ठिकाना। क्या नहीं बोला हमने, मैंने खुद ने क्या नहीं बोला कोहली के लिए। मैच हारना तो एक अलग बात है, ठीक है ना। और कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको हमने छोड़ा हो? किसी प्लेयर को नहीं छोड़ा है। सवाल ये उठता है जब इस तरह की बात हो रही है। कल मैं एक बात बताइए, कल कौन सा प्लेयर है जो बचा? कोहली बचा? टाइमलाइन देखकर आइए। अरे भाई साहब, इतना प्यार उंडेल रखा है देशवासियों ने, बाई गॉड। बेचारे अगर वो पढ़ ले तो हार्ट अटैक से उसकी एस्तेसी हो जाए। जिसको जो पोस्ट मिली, किसी को महीने भर पुरानी मिली, उसी पे रगड़ आया। एक बार इनको ले जाके जरा इनको कमेंट रीड करा दो, 2-3 दिन तक खाना गले के नीचे नहीं उतरेगा, ठीक है। तो किसी को नहीं छोड़ा गया, किसी भी उसको नहीं छोड़ा गया। लेकिन इनको एक आदत है विक्टिम कार्ड प्ले करने की। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मोहम्मद शमी ने कोई बयान दिया क्या कि मुझे मुसलमान होने की वजह से टारगेट किया गया? ऐसा कोई बयान दिया क्या? नहीं, ये एक नैरेटिव फैलाया गया, ठीक है ना। और नैरेटिव क्यों फैलाया गया उस पर भी आएंगे, पर पहले देखते हैं नैरेटिव जब फैलाया जाता तो उसमें लोग कैसे फंसते हैं। और इनका इकोसिस्टम देखिए। हर्षा भोगले, ओ हो, जो लोग मोहम्मद शमी के बारे में घटिया बातें कर रहे हैं उनसे मेरी एक ही विनती है, आप क्रिकेट ना देखें और आपकी कमी महसूस भी नहीं होगी। तो भाई हर्षा भोगले ने तो आपके मुंह पर थूक दिया कि क्रिकेट मत देखो और आपकी कमी महसूस भी नहीं होगी। लेकिन आपकी हालत इतनी ख़राब है कि चर्सियों गंजेड़ियों से भी गई बीती हालत है, आप फिर भी देखने जाओगे। हर्षा भोगले के मुंह पर थूक देने के बाद भी आप देखने जाओगे, ये आपकी स्थिति है, ठीक है। तो साहब, ये तो किसी ने नहीं बताया कि शमी ने बोला हमसे कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। ये कौन है? ये शमी के दलाल हैं, मोहम्मद शमी के दलाल हैं ये लोग। कौन लोग हैं भाई, हमको भी तो बताओ। आइए आगे चलते हैं। VVS लक्ष्मण, मोहम्मद शमी हैज़ बीन अ स्टेलर परफॉर्मर फॉर इंडिया फॉर 8 years, playing a significant role in many a victory. He can't be defined by one performance. My best wishes are always with him. I urge fans and followers of the game to support Mohammad Shami and the Indian team. ठीक है भाई, ये बात सही है। लेकिन मोहम्मद शमी को किसने क्या कहा? मोहम्मद शमी ने किसी ने आके कुछ कहा क्या? वी आर प्राउड ऑफ यू मोहम्मद शमी भैया। अब ये कौन से, पता नहीं कोई से चैल जी, अच्छा ये भी खेलते हैं, गेम खेलते हैं, ये भी आ गए। तो आप जरा इकोसिस्टम देखिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, क्या बेहतरीन इकोसिस्टम है। फटाफट आने शुरू हो गए कमेंट। मोहम्मद शमी नहीं करा कि मुझे कुछ कहा गया, लेकिन इकोसिस्टम तुरंत दौड़ कर आ गया और इकोसिस्टम ने आके बताना शुरू कर दिया भैया, ठीक है। गॉड ऑफ क्रिकेट, कभी कभी बड़ा अफसोस होता है जब आप लोग ट्वीट करते हो ना, तो आप ये सोचिए कि हम जो सपोर्टर होते हैं आपके, हमें कई बार अफसोस होता है।
When we support Team India, we support every person who represents Team India. Mohammad Shami is a committed world-class bowler. He had an off day like any other sportsman can have. I stand behind Shami and Team India. सचिन तेंदुलकर। मुझे आज बड़ी शर्म आ रही है कि कभी मैंने सपोर्ट किया था और आज भी मैं इनको पसंद करता हूं बतौर खिलाड़ी। मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन शायद आज के बाद पसंद ना करूंगा। बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। गालियां तो सबको पड़ी हैं, सारे प्लेयर्स को पड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर, आपको गॉड ऑफ क्रिकेट इसलिए नहीं कहा जाता है कि आप कोई बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। आपको गॉड ऑफ क्रिकेट इसलिए कहा जाता है कि आपको बल्ले से उस सोटे से बॉल को मारना आता है। बॉल को मारिए, फैंस को नहीं, पब्लिक को नहीं। ये बल्ला आपके हाथ में बॉल के साथ में अच्छा लगेगा, फैंस के साथ नहीं। ठीक है ना? तो ज़रा समझ लीजिए इसको। क्या मोहम्मद शमी ने इस बात को कहा है कि उन्हें मुसलमान होने की वजह से ट्रोल किया गया है? मैं जानना चाहता हूँ इस बात को। और अगर कहा है तो इससे घटिया कोई आदमी नहीं हो सकता। और अगर नहीं कहा है तो ये कौन होते हैं? आपने दलाली कर लिया, आपने दलाली की दुकान खोल ली है कि आप लोग बताएंगे किसको क्या बुरा लगा। इतने सारे लोगों को गालियां पड़ी। और सचिन तेंदुलकर आप कैसे भूल गए? आपको तो भयंकर गालियां पड़ी थी नर्वस 90 में। भूल गए क्या? अपना दिन भूल गए? आपको याद होना चाहिए। आप मुसलमान थे क्या? अरे हमें तो मालूम ही नहीं कि आप मुसलमान हो। ये हिंदू मुसलमान बड़ा रट्टे वाला काम है भाई। ये एजेंडे कहां से लेकर आते हो तुम लोग यार? हमको भी समझाओ, हमको समझना है। बड़ी बेशर्मी के साथ आप लोग कूदा यार। आइए कांग्रेस की सुन ले। राधिका खेड़ा जी, ओ हो, क्यों भक्तों आ गया स्वाद, करवा ली बेइज्जती। बताओ जी बताओ। मैंने इंडिया की टीम हारी तो भक्तों, अरे गजब, इंडिया की टीम हारी तो इन्हें खुशी हो रही है। अब इनकी औकात देखते हैं। इनकी कोट ट्वीट देखिए, जितनी कोट ट्वीट का मतलब समझ लीजिए कितनी गालियां पड़ी हैं। और 12,000 से ज़्यादा गालियां इनके रिप्लाई ट्वीट में पड़ी हुई हैं। ठीक है ना? अब आइए देखें इनकी असलियत। ये रही राधिका खेड़ा, चुनाव लड़ी हैं, वोट मिले 2000, गालियां पड़ी हैं 4000, वोट मिले हैं 2000, गाली पड़ी है 4000। भाई ये तो खेड़ा है, राधिका खेड़ा, ये तो मुसलमान नहीं। इनको भी पड़ गई दनादन दनादन। मतलब वोट से दुगनी परफॉर्मेंस गाली खाने में। गजब यार, कमाल का ना, कमाल है भाई। ऐसे ही डबल जीरो नहीं है दिल्ली में। ऐसी डबल जीरो नहीं है। कमाल है भाई। शौक है अपने अपने, किसी को गाली खाने का शौक है। दुगने जमानत जब्त हो गई उधर 2000 वोट में, इधर जमानत जब्त नहीं होने देंगे गाली खाने में ट्विटर पे आप तुम्हारी। 4000 और 12,000 गालियां अलग से रिप्लाई में। चलो आ जाओ सर। ये खुद ही मिसगाइड करते हैं अपने फैंस को। समीर कपलिश जी, तो सर इनके फैंस बनने का शौक किसको है? ठीक है ना? तो क्लैरिटी रखिए दिमाग में। ठीक है ना? ये क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में। नहीं होती तभी दिक्कत आती है। ठीक है? आज जो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान होने की वजह से, मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, मोहम्मद शमी इस बात को कहकर दिखा दे कि मुसलमान होने की वजह से हर प्लेयर को गाली पड़ी है। हमारे चोमू को, पतला नारियल है, क्या नाम है, विराट कोहली, उसको कितनी कितनी गालियां पड़ी हैं। जोरो गुलाम कह के मैंने कि उसकी कितनी रेड मारी है तो कहना पड़ता है, क्या करें। कभी वो रोया नहीं कि मेरे को हिंदू होने की वजह से गाली पड़ रही है। हाँ, कि मैं कोहली हूँ, नितिन शुक्ला मेरे को गाली दे रहा है। ऐसा तो नहीं हो कि ब्राह्मण मेरे को गाली दे रहा है, ऐसा कभी नहीं बोला। तो सर ऐसी ये घटियापंथी की हरकतें अच्छी नहीं लगती। परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, सीधी सीधी बात बोलो कि आपको बॉल डालनी नहीं आई, बस बात खत्म हो गई। आपकी बॉलें पिटी हैं, सीधी बात ये है। ठीक है ना? बाकी दुनिया भर की बातें करने से कोई मतलब नहीं है। थोड़ी शर्म कर लो। ठीक है? और अगर फिर भी इतना ही ज़्यादा शौक है तो पुराने चिट्ठे खोल के देख लो इंडियन क्रिकेट की टीम के, मालूम चल जाएगा किस किस ने पैसे लिए। और ये वाला भी कहीं पैसे लेके तो नहीं हार गए क्या भाई? ठीक है ना? बीसीसीआई पे आ रहा हूँ सर, लेकिन जरा हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं उनको आज उनकी औकात याद दिला दूं। नो हलाल नाम है तुषारा अजीत, पहला भारत का नॉन हलाल रेस्टोरेंट खोला इन्होंने, केरल में खोला। हिम्मत देखिए, केरल में खोला इन्होंने नॉन हलाल। सिर्फ झटका मिलेगा इनके यहाँ, केरल में इन्होंने खोल के दिखा दिया। आज ये इसकी दूसरी ब्रांच भी खोलने वाली थी।
दूसरी ब्रांच खोलने वाली थी तब क्या हुआ, खुल गई ब्रांच, हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया इन्हें, इनके होटल पर इनके ऊपर हमला किया गया और ये हॉस्पिटल में है, ठीक है ना। और इन्हीं के ऊपर एफआईआर कर रही है वहाँ की राज्य सरकार, केरल सरकार जो है इन्हीं के ऊपर एफआईआर कर रही है, कहती है कि इनके लोगों ने मुसलमानों पे अटैक किया। जो लोग एक तरफा सरकार बना लेते हैं, जिनकी गुंडागर्दी इतनी, किसी के भी पैर काट दे रहे हैं, हाथ काट दे रहे हैं, ये है असलियत, ठीक है, ये है असलियत, इसको समझिए। अब कोई बोलेगा, इस पर कोई नहीं बोल रहा महिला के ऊपर हमला हो गया, कोई नहीं बोल रहा, सब चुप है कि तुषार अजीत पर हमला कैसे हो गया, सब चुप, कोई नहीं बोलेगा। जिसको कुछ नहीं बोला ट्विटर के ऊपर बोल दिया, उसके लिए लोग दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। तो भाई यहाँ भी बोल लो, सचिन जी कोई आएगा क्या, ट्वीट कोई आएगा क्या? अब मैं बताता हूँ ये पूरा झगड़ा है क्या, इस पूरे झगड़े को आप समझने का प्रयास करें। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा क्यों बार बार बोला जा रहा है कि मोहम्मद शमी एक्चुअली मोहम्मद शमी का जो मैटर है ना, वो आपको सिर्फ गुमराह करने के लिए, आपका ध्यान भटकाने के लिए उठाया जा रहा है। असलियत हम आपको बता देते हैं, इसको छुपाने के लिए, ये छुपाना है कैसे भी करके, मोहम्मद शमी ले आओ चाहे कुछ भी ले आओ, इसको छुपा लो। ये जो नील डाउन हुए हैं, इसको छुपाना है इनको, ये सारे के सारे जो हुए हैं, और इसमें चोमू सबसे आगे है, इसकी शक्ल देखती दिमाग आउट हो जाता भाई मेरा, ठीक है ना। कहाँ भेज देते उसको, इसको कपड़े तो धोने के लिए भाई ठीक है। तो ये जवाब हमें इसका चाहिए, जनता को गुमराह मत करो, जितने भी प्लेयर्स हैं वो, और इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर, जनता को गुमराह मत करो। आप ये बताओ, भारत में कोई बीएलएम नहीं हुआ, आप बीएलएम के लिए घुटने कैसे टेके आपने, आप इतना बता दीजिए। कौन सा रंगभेद भारत में होता जिसके लिए आप घुटने टेकने पहुंचे थे वहां पे? ये किस प्रकार की गद्दारी हो रही है? और चोमू, आज चोमू का बयान आया, सॉरी, चोमू कहते हैं कि हमने ये घुटने बीसीसीआई के कहने पर टेके थे। बीसीसीआई में कौन लोग हैं भाई? हमने सुना कुछ बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं उसमें, तो वो कम्युनिस्ट एजेंडा चला रहे हैं बैठ के। अच्छा, ऐसे लोग हैं बीसीसीआई में? कौन है, जरा कल लिस्ट निकालना है बीसीसीआई में कौन कौन लोग हैं, उनको टैग करके जरा पूछ लेना कि भाई साहब आपने कहा है, क्योंकि आपके कैप्टन का जवाब आया कि मैनेजमेंट के कहने पर किया हमने, मैनेजमेंट ने कहा घुटने टेको तो हमने घुटने टेक दिए। अब एक बात और पूछता हूँ मैं, मैनेजमेंट कहेगा कल तोहफा कबूल कराओ तो वो भी करा दोगे? हैं, मैनेजमेंट के कहने से सब कर लोगे? बताओ जरा, जरा समझिए क्या क्या लोग, कैसे कैसे लोग बैठ जाते हैं आकर। और ये सारी चीज़ें सिर्फ एक कारण से नहीं हो रही, घुटने टेके उस पर अपने आप को बचाना, तो क्या करो, इसको मोहम्मद शमी का नाटक नौटंकी शुरू कर दो, नहीं तो लोग पूछने लगेंगे बीसीसीआई मैनेजमेंट में कौन है बताओ। फिर आइए मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक तो देख लीजिए, हाँ ये है सही। भाई इतनी खुशी, पाकिस्तान जिंदाबाद, ओहो जरा यहाँ देखिए तो सही, हिजाब उतार दिया, और तो और जैकेट भी उतार के लहरा दी, अरे गजब। और
वाह साहब वाह वाह। सर बीसीसीआई जय शाह के खिलाफ ट्वीट हैशटैग चलाइए, जोशी जी कहते हैं। सब मेरे से ही चलवाओगे, खुद कुछ नहीं चलाओगे आप लोग, मेरे को ही मरवाओगे सब जगह। तो साहब धारा 370 हट गई, अब सब कुछ सही हो गया। श्रीनगर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, एमबीबीएस 2017 की छात्रा हैं आरिफा, टेबल पर चढ़कर जैकेट वैकेट शर्ट वर्ट उतार कर पाकिस्तान जिंदाबाद हो रहा है। क्या बात है, थोड़ा सा और 2-4 मिनट नारे लगा लो, ऐसी क्या बात है, लगाने दो उनको। ना बब गुस्सा क्यों कर रहे हो, लगाने दो। इतना बढ़िया कश्मीर में नज़ारे हैं, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो। हिजाब सब उतार कर फेंक दिया, इतनी खुश, गजब। खुशी मिलने पे ऐसा हो जाता है, हमें पता नहीं था। ऐसे गजब। तो कश्मीर में तो सब कुछ सही हो गया था, नॉर्मल सी आ गई थी, सारे लोग अपने थे, ये कैसे हो गया फिर। इनको तो एडमिशन दिलाया था ना सरकार ने, फिर क्या हुआ। सबको पढ़ने के लिए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के तहत इनको एडमिशन मिला है, पैसे भी नहीं देने पड़ रहे हैं, फ्री में पढ़ रहे हैं, फिर क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया, ये पाकिस्तान जिंदाबाद कैसे हो गई। ठीक है, तो साहब ये सच्चाई आपके सामने है। इसको छुपाने के लिए बहुत कैलकुलेटेड तरीके से आज ये सारी नौटंकी शमी वाली की गई है, और इसमें बड़े बड़े लोगों का सहारा लिया गया, बड़े बड़े लोगों से कहा गया आप इसमें ट्वीट करें, जिसमें हर्षा भोगले भी हैं, सचिन तेंदुलकर भी हैं। कहकर फ़ोन करके मैं आपको दावे के साथ चैलेंज करता हूँ, यदि कोई आदमी मेरी बात को कहता है कि नहीं ये बात गलत है, ऐसा नहीं किया, मैं चैलेंज करता हूँ बीसीसीआई को, मैं चैलेंज करता हूँ भारत सरकार को, आप CDR निकाल दीजिए, आ जाने दीजिए CDR आज के सामने, पता चल जाने दीजिए क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा इस देश में। ठीक है ना जोशी जी, बिल्कुल हैशटैग चलाइए, कोई मना नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ये तो पहली बात तो ये कश्मीर में हुआ, भारत के कश्मीर में हुआ। 2017 MBBS की एडमिशन इन्होंने लिया, 2017 में आरिफा डॉक्टर बनने गई हैं, डॉक्टर बन के क्या करेंगी आपने देख लिया, ये इनकी स्थिति है। ठीक है, सरकारी पैसे पे, हमारे आपके टैक्स के पैसे पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ हो गई। आइए अब चलते हैं श्रीनगर की एक और कॉलेज में, उसका नाम है SKIMS, जरा वहाँ का नज़ारा भी देख लें। यहाँ भी वही, इस लड़के को पहचान लीजिएगा, भारत के हारने पर खूब खुशियाँ मनाई गई, पटाखे फोड़े गए SKIMS में। लोग बोलेंगे ये सच्ची तस्वीर है, झूठी है, हमें क्या मालूम। आइए नारे भी सुन लीजिए, शायद इस बार नारे सुनने को मिल जाए। पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। SKIMS MBBS PG स्टूडेंट के छात्र हैं ये, श्रीनगर कश्मीर। क्या बात है। इन चीज़ों को छुपाने के लिए इस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं, इन चीज़ों को छुपाने के लिए ये नैरेटिव चलाया जा रहा है जिसमें आप उलझ जाएं, आप असल बात का असल सवाल न पूछें। हमने नवाब मलिक साहब से भी असल सवाल पूछा, हम आज फिर से जनता से ये कहेंगे, आप असल सवाल पूछिए, भारत के अंदर ये कैसे हो रहा है और इन पर कार्रवाई क्या होगी, हमें सवाल का जवाब चाहिए। अब लोग कहेंगे पता नहीं कहाँ का है कहाँ का नहीं। आइए साहब, आइए, ये रहा वो और ये रहा इसका प्रोफाइल। मोहम्मद इंजुमाम
SKIMS श्रीनगर, डॉक्टरी पढ़ रहा है ये। इसके मन में जिहाद पल रहा है, इसके मन में पाकिस्तान पल रहा है, और इसे पढ़ना हरामजादे को हमारे पैसे पर है, हराम में पढ़ेगा ये हरामजादा। ये सारे हरामजादे और हरामजादियाँ यहाँ हराम में पढ़ेंगे, हमारे पैसे पर पढ़ेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। इनको पाकिस्तान भेजेगा क्या? भारत सरकार इनको पाकिस्तान भेजेगी क्या? इनको एयर ड्रॉप कर दो आप। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए यहाँ। आप कहते हो हम यूनिवर्सिटी खोलेंगे, किस लिए? ये नारे लगवाने के लिए। ये पैसा वहाँ क्यों बर्बाद किया जा रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। वहाँ तो आवश्यकता ही नहीं है यार किसी भी चीज़ की, एक नए पैसे की आवश्यकता नहीं देने की, क्यों दिया जा रहा है? और क्या ये जो सारी नौटंकी हो रही है, इसमें सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं इसको प्रमोट कर रही है क्या? सवाल ये। तो सिर्फ ये कश्मीर में ये बीमारी नीचे तक आ गई साहब। आप बैठे रहिए, आप कुछ मत कीजिए, किसी को मत हटाना। कायदे से तो इस पूरे के पूरे कॉलेज को सील कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, टोटल बंद कर देना चाहिए। जिसके भविष्य बर्बाद होते कल होते आज हो जाए, इमीडिएटली बंद करना चाहिए। और इस इन कॉलेजों से निकले हुए जितने लोग जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से उनकी डिग्री कैंसिल करनी चाहिए। सब को कैंसिल करो, प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कश्मीर से कन्याकुमारी, इनके सारे पासपोर्ट रद्द करने चाहिए। कर पाएंगे? है हिम्मत? नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बीमारी नीचे उतर आई। पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, पंजाब तक उतर आई बीमारी। आइए पंजाब में देख लीजिए, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला का हाल भी देख लीजिए। तो साहब यहाँ पे भी नारे लग रहे हैं, नारे लग रहे हैं, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। समझ गए आप? ये कर दिया टिकैत ने। जो आपने टिकैत को छोड़ के रखा था इतने दिनों तक, उसका ये नतीजा है कि टिकैत ने ये काम कर दिया। पंजाब के अंदर ये इंसर्जेंसी का दौर बच्चों के दिमाग में भर दिया गया, जैसा कश्मीर में भरा गया है। कश्मीर में जो बच्चे तो खैर है नहीं है, इनमें से बच्चे तो खैर किसी को नहीं बोलेंगे। ये देश के गद्दार हमारा खाकर, जो अलग अलग दो आपने मेडिकल कॉलेजेस देखे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और SKIMS, दोनों की स्थिति आपके श्रीनगर की हमने आपको दिखा दी। पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला का भी हमने आपको हाल दिखा दिया। अब क्या करें? नियमानुसार क्या होना चाहिए? नियमानुसार ये होना चाहिए कि इनको तत्काल प्रभाव से निकाल देना चाहिए। इनको बिल्कुल आजीवन इनको मेडिकल कॉलेज से बैन कर देना चाहिए और कभी ये मेडिकल की पढ़ाई ना कर पाए, ऐसा हिसाब किताब होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इसके विपरीत जब आपका मेरा खून खोले, कोई हमारे सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, तो हम क्या करेंगे? गुस्सा आएगा, हम उसको पीट देंगे। तो इसके बदले में जो पंजाब में जो हुआ उसका ज़रा हाल देख लीजिए। संगरूर में क्या हुआ ज़रा देखिए आप। एक तरफ आमिर सोहेल है जो पत्रकार है, दूसरी तरफ कामिल राशिद है ना? ये बता रहे हैं इनकी यूनिवर्सिटी में क्या हुआ। कॉलेज में जितने भी बंदे हैं सारे सेफ है, किसी को टेंशन लेने की बात नहीं है कि कश्मीर में कोई किसी बच्चे के फैमिली है वो ये सब परेशान हो रहे हैं घर वाले। मैं उनको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि सब ठीक है, सब ओके है। आपका कौन सा कॉलेज है? ये सर, आपका कौन सा वाला कॉलेज है? सर हमारा कॉलेज भाई गुरुदास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो संगरूर में पढ़ता है सर। तो हमारा यहाँ संगरूर पुलिस भी आया है सर, DSP साहब भी आए थे, हमारे कंसल्टेंट भी आए थे सर। इस कॉलेज का चेयरमैन था सर, वो भी आया, पूरी हेल्प से सर, पूरा हेल्प किया सर। यहाँ पे जिनके साथ झगड़ा हुआ था सर उनका जुर्माना हो गया सर, रिस्ट्रिकेट दिए गए सर, अपने कॉलेज से उनको निकाल दिया गया सर इस कॉलेज से, और जुर्माना भी भरना पड़ा। जो कोई सामान तोड़ा वोड़ा गया सर सारा जुर्माना देना पड़ा सर। कॉलेज में जितने भी बंदे हैं सारे सेफ है, किसी को टेंशन लेने की बात नहीं है कि कश्मीर में कोई किसी बच्चे के। DSP साहब भी आए थे, हमारे कंसल्टेंट भी आए थे सर। इस कॉलेज का चेयरमैन था सर, वो भी आया, पूरी हेल्प से सर, पूरा हेल्प किया सर। यहाँ पे जिनके साथ झगड़ा हुआ था सर उनका जुर्माना हो गया सर, रिस्ट्रिकेट दिए गए सर, अपने कॉलेज से उनको निकाल दिया गया सर इस कॉलेज से, और जुर्माना भी भरना पड़ा। जो कोई सामान तोड़ा वोड़ा गया सर सारा जुर्माना देना पड़ा सर।
कॉलेज में जितने भी बंदे हैं सारे सेफ है। तो यदि आपने आवाज़ उठाई, यदि आपने बोला, डोंट से एनीथिंग सर, इट्स अ मास्टर स्ट्रोक। देवव्रत जी मास्टर स्ट्रोक ही तो दिखा रहा हूँ। मास्टर स्ट्रोक इतना ज़बरदस्त है कि यदि देश प्रेमी बच्चे हैं और देश प्रेमी बच्चों ने यदि ये गुस्सा आया उन्हें जब ये नारे लगा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद के और इनको कूट दिया, तो साहब उनके ऊपर एक्शन हो गया। डीएसपी साहब आ गए, मुकदमे दर्ज होने की नौबत आ गई, मुकदमे दर्ज हो गए, तोड़फोड़ इन लोगों ने करी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर, इन कश्मीरी स्टूडेंट्स ने, लगा उनके ऊपर दिए गए आरोप, पैसा उनको भरना पड़ा, अब वो केस भी झेलेंगे। व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक, गजब। गैरों पे करम अपनों पे सितम, ए जाने वफा, ये जुल्म न कर। ये भारत के अंदर हो रहा है। आप किससे शिकायत करेंगे, क्या शिकायत करेंगे, क्या कार्रवाई हो रही है? कोई कार्रवाई अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ एक जगह एक कार्रवाई हुई है, वो भी प्राइवेट व्यक्ति ने करी है। नीरजा मोदी स्कूल, ठीक है ना, उदयपुर, आपको सैल्यूट करते हैं हम। सोजतिया चैरिटेबल ट्रस्ट उदयपुर, टर्मिनेशन लेटर। नीरजा मोदी स्कूल की अध्यापिका नफीसा अटारी को सोजतिया चैरिटेबल ट्रस्ट की मीटिंग के निर्णय के अनुसार नीरजा मोदी स्कूल से तुरंत प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है। इन्होंने पाकिस्तान की जीत पर बधाई दी थी, इन्होंने पाकिस्तान की जीत पर खुशियां मनाई थी, भारत के हारने पर खुशियां मनाई थी, इनको निकाल दिया। उदयपुर वालों, भाई कहीं से तो किसी में तो इतनी हिम्मत दिखी और उदयपुर से दिखी, ये देखकर बड़ा अच्छा लगा। महाराणा प्रताप की धरती से जब दिखती है कोई चीज़ें तो बड़ा अच्छा लगता है देखकर, है ना, कि चलिए राजस्थान वालों ने कम से कम नाक रख ली भारत की। किसी एक ने तो हिम्मत जुटाई, किसी एक स्कूल ने तो इतनी हिम्मत जुटाई कि उसने बर्खास्त कर दिया इनको। FIR हैशटैग वोंट सॉल्व दिस डीप रूटेड हेट्रेड, रॉबिन जी कहते हैं। जी रॉबिन जी बिल्कुल। समीर कपले जी कहते सर ये तरीके लब्बैक वाले इंडियन में कहाँ से आ गए? हाँ, ये तहरीके लब्बैक वाले, तहरीके लब्बैक ये पूरे के पूरे सर इंडिया में सब जगह घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो ये स्थिति है। इस स्थिति के बाद क्या, सहवाग बोले, सहवाग भी बोले, सहवाग को ट्रोल कर दिया। इनके लिए कोई नहीं बोल रहा कि सहवाग को ट्रोल कर दिया हिंदू होने की वजह से। क्या बोला? T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान की जीत पर हुई आतिशबाजी, सहवाग बोले देश में पटाखे पर बैन फिर कहाँ से आए? पटाखों के ऊपर उन्होंने बोले भाई पटाखे कैसे चल गए? अब पटाखों का फैक्ट चेक हो गया, हमारे जूसुअर भैया ने फैक्ट चेक कर दिया। बोले अम्मी ने कल व्रत रखो हतो, अम्मी अब्बा आए हते माँ हमारे, बिन को देखो, बिन ने चांद देखो, बिने देखो, चांद देखो, बिने देखो। तो अम्मी रही हमारी 3, अब्बा रहे 1, क्या करें? तब मनाई तो एक के साथ चल सकते हैं, तो 2 को उनने पटाखे पकड़ा दिए, बोले तुम पटाखे बजाओ बाहर जाके। तो भैया ऐसा मत करो, है ना। ये तो ऐसे ऐसे फैक्ट चेक आ रहे हैं कि साहब वो जो है करवा चौथ था इसलिए पटाखे बजे। करवा चौथ शाम को 7 बजे, 8 बजे सबका निपट गया, 9 बजे सब खाना वाना खा के बैठ गए लोग, पटाखे 12 बजे बजाए रात के। अच्छा, बड़े गजब के लोग हो यार आप लोग, कमाल है। खून खोल रहा मत दिखाओ ये सब वीडियो। क्यों भाई शुभम जी, वीडियो देखने की आदत डाल लो, ये भी एक मास्टर स्ट्रोक है, ठीक है ना। तब क्या करें? तब इनको जम के ट्रोल किया गया, इनको तमाम सारी बातें की गई, ठीक है भाई। ऐसे में सरकार क्या कर रही है वो भी देख लें, आइए। About talking to Pakistan, they however refused to talk to the youth of Kashmir. Why not do that instead? And after that, symbolically, he gets that bulletproof glass removed, as you can see on the corner right hand side of your screens. Let me go across to Pradeep Datta, who's joining us. Pradeep, that one gesture of the Home Minister removed. तो चलिए साहब, कश्मीर में बुलेट प्रूफ जो लगे थे ग्लास वो हटा दिए गए। एक अच्छा जेस्चर है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, हटाया भी जाना चाहिए। सबका साथ सबका विश्वास वाली जब बात है तो विश्वास जीतना तो आपको ये सब तो हटाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। किन के लिए करोगे आप, किन के लिए करोगे सर? एक्शन तो हमको ये चाहिए कि कश्मीर से वो जितने भी स्टूडेंट हैं सबको बर्खास्त किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा किया जाए, उन्हें जेल भेजा जाए।
हो पाएगा? हमको तो नहीं लगता होगा। चलिए, तो कहीं से कुछ तो एक राहत भरी खबर आई। वो भी क्या आई? एनआरआई रिफ्यूज्ड एंट्री फॉर बैकिंग प्रोटेस्ट। मल्टी बिलियनर इंडियन अमेरिकन दर्शन सिंह धालीवाल, ये गद्दार भारत पिछली बार आया था, सिंघू बॉर्डर पे गया था, वहाँ ये पैसा फाइनेंस कर रहा है। इसको इस बार जब ये दिल्ली उतरा, इसके पास पेपर पूरे थे, दिल्ली उतरा तो उसको दिल्ली में 5 घंटे उसको बैठा कर रखा और उसके बाद 5 घंटे बाद शिकागो की दूसरी फ्लाइट से इसको रात को 1:30 पर वापस रवाना कर दिया गया। ये बेचारा वापस शिकागो पहुंच गया, बड़ा परेशान है, कहता जी मेरे को वापस अंदर नहीं जाने दिया, इनको भी आने देते, ऐसी क्या बात थी। खैरहाल चलिए, एक कुछ चीज़ तो अच्छी हुई, कम से कम कहीं तो एक राहत की खबर आई। आप इनके लिए कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, कितनी नौकरी दे लो, होना कुछ नहीं है। लीजिए साहब, हाँ, मुसलमान होने पे गाली दी तो मुसलमान होने पे ये भी न्यूज़ भी सुनो। गुजरात बीएसएफ कांस्टेबल मोहम्मद सज्जाद held from Gandhinagar for allegedly passing sensitive information to Pakistan. A resident of Jammu and Kashmir, Rajouri, he went to Pakistan and stayed there for 46 days before joining BSF. He used to send information on WhatsApp, says ATS Deputy SP BM Chavda. ये कश्मीर, एक और आया मोहम्मद सज्जाद कश्मीर से, कश्मीरी, देश का गद्दार। पहले पाकिस्तान गया, 46 दिन पाकिस्तान में रहा, वहाँ ट्रेनिंग ली। उन्होंने बताया बीएसएफ ज्वाइन करो, बीएसएफ की हमारे को जानकारियाँ देना, बीएसएफ की जानकारियाँ भेजता था धड़ाधड़, पकड़ में आ गया। क्या करना चाहिए इसका? गोली मारनी चाहिए, फांसी चढ़ाना चाहिए, ये निर्णय जनता करेगी। सर बेटे को कमाई करने भेजा था क्या बीसीसीआई में? मुझे क्या मालूम सर, मैंने तो अपने बेटे को नहीं भेजा। जिसने भेजा सवाल उससे करना चाहिए, जवाब उनको देना चाहिए। ट्विटर पे अवेलेबल है, पूछ लीजिए, है ना, सब लोग ट्विटर पे अवेलेबल है। खैर, मुसलमान होने की वजह से मुद्दे से मत भटकाओ, मुद्दे से मत भटकाओ हमारे को। हमारा मुद्दा बहुत क्लियर है। ये नी डाउन किसके कहने पर हुआ? कौन है वो देश का गद्दार? दूसरे नंबर पर ये जितने भी नारे लगे, इन पर क्या कार्रवाई होगी? किस किस पर एफआईआर होगी? क्या सब पर होगी? मुद्दा सीधा सीधा क्लियर है, इधर उधर मत घुमाइए। खैर, आइए साहब, इनकी सुन ले। ये तो इतने बड़े वाले हैं, इतने बड़े वाले हैं कि पहले इनका बयान सुनिए, फिर इनके मजे लेंगे। हमारा फाइनल आज ही था। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। आज हमारा फाइनल आज ही था। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। गजब साहब, इन्होंने कह दिया इस्लाम की जीत हुई है। तो अभी तक इस्लाम हारता जा रहा था। अच्छा, तो अब इस्लाम की हालत ये हो गई कि वो क्रिकेट का एक मैच जीत के खुश हो जाता है, वो भी 2020 का। कमाल है भाई, पटाखे फोड़ लिए, मौका मिल गया, चलो हो गई जीत, खुश हो गए, अब तसल्ली से बैठो। मतलब इनकी हालत ये है कि मतलब कल तो बॉलर के हाथ से अगर बॉल छूट जाएगी तो कह देंगे इस्लाम जीत गया। कमाल का इस्लाम है भाई, ऐसा गजब का इस्लाम हमने आज तक नहीं देखा। कहाँ कहाँ से मूर्ख कैसे लोग आ जाते हैं। इनके खिलाफ अभी तक किसी ने फतवा नहीं निकाला। आप क्या बोलते सर, प्रमोशन देना चाहिए? किसका प्रमोशन देना चाहिए? देवव्रत जी, समझ में नहीं आई बात आपकी। तो ऐसे गजब गजब के लोग हैं भाई, कमाल है। खैर, इस्लाम की फतेह हुई है। आइए देखें, ले भाई हो गई। ये इनके यहाँ चल रहा है बलूचिस्तान में। हालांकि ईरान में जो बीएलएफ, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जो है, उसने 2 उनके जो लड़ाके मारे गए उसकी उन्होंने पुष्टि करी है कि बोले हमारे 2 लड़ाके थे, ये मारे गए। तो ईरान भी तो मुसलमानों का है, फिर कैसे? एक लेफ्टिनेंट अलियास आदिल बलोच, दूसरे अलियास सूफी बलोच, ये कैसे हो गया भाई?
अभी इस्लाम हारा या जीता कोई ये बता दो। ये इस्लाम जिंदाबाद कर रहे थे बड़ी देर से, बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के, ये तो बता दो। आओ इस्लाम जिंदाबाद करा दे, मुसलमान वर्सेस मुसलमान। हिंदू का कराएंगे तो दिक्कत होगी, हिंदू बोल देगा तो कष्ट है, हिंदू अच्छा भी बोले तो हजम नहीं होता इनको। लो भाई ये इस्लाम जिंदाबाद कर लो। अफगानिस्तान में जो आपने किया, अफगानिस्तान में उसका नतीजा देख लो। सड़क के ऊपर मारा जाता, दैत दनादन दैत दनादन। अब क्या करें? अब ये इस्लाम जिंदाबाद हुआ कि नहीं हुआ भाई? और दिखा देते आपको। बड़ा नहीं मिला, असल आदमी जिससे दुश्मनी थी वो नहीं मिला तो बच्चे को मार दिया। ये है तालिबान, इस्लाम जिंदाबाद। ये स्थिति है। बड़ा आदमी नहीं मिला तो बच्चे को मार लो, बड़ा गजब है भाई। इस बीएसएफ जवान को सर उसे तो प्रमोशन, उस बीएसएफ जवान को तो सर उसे तो प्रमोशन देना चाहिए, बिल्कुल एकदम 72 ऊर का प्रमोशन देना चाहिए सर। प्रमोशन के अलावा काम कैसे चलेगा? ठीक है ना। और क्या चल रहा है? आओ इस्लाम जिंदाबाद दिखा दे भाई उनका। भाई पाकिस्तान को पता होना चाहिए, पूरी दुनिया को मालूम है। अफगानिस्तान सर्ज इन इस्लामिक स्टेट अटैक्स ऑन शिया। ISIS शियाओं को धनाधन मार रहा। अब तो ये मास ग्रेव्स खुदने लगी। एक आध ग्रेव से काम नहीं होता, मास ग्रेव इकट्ठा एक साथ दफनाओ। क्लेंजिंग चल रही है, एथनिक क्लेंजिंग चल रही है। शियाओं को जीने नहीं देंगे, शिया को मार देंगे। शिया मुसलमान नहीं है, शिया को जीने का हक नहीं है। और लगातार जो इनके स्कॉलर्स हैं उनको मारा जा रहा है, सलाफी। ठीक है ना। तो जो सलाफी स्कॉलर है उनमें आज 2 स्कॉलर्स को मार दिया गया है, जलालाबाद नानगरहर इलाके में अफगानिस्तान के 2 स्कॉलर्स को बैक टू बैक आज मार दिया गया। ठीक है। अब क्या, एक बॉम्ब ब्लास्ट और हुआ, इस बॉम्ब ब्लास्ट को भी देखें। ठीक है ना, ये स्थिति है। पूछ लो भाई, तेला मेला लेता क्या? पूछ लो पूछ लो। अब क्या हुआ? कहाँ है वो? तो इसमें भी 2 लोगों को मार दिया, इस बॉम्ब ब्लास्ट में भी। अब क्या हुआ? अब नहीं बोलेंगे। जब लगातार सलाफियों के लगातार मारे जाने लगे स्कॉलर्स, तो ये सलाफी स्कॉलर्स बैठे। आज इनकी बैठक हुई तालिबान के साथ में और इनका एक पीस एकॉर्ड साइन हो गया भाई। बोले ठीक है, हमें तालिबान का राज मंजूर है, हमें कोई पंगेबाजी नहीं, हमें और मत मारो। तो ये तो दोनों तरफ ही मुसलमान है ना, इनमें से कहीं कोई दूसरा दिख रहा है क्या? कोई दूसरे धर्म वाला कोई नहीं है। ठीक है ना। ये लो जी, तालिबान वर्सेस सलाफी, दैत दनादन चल रही है। लगा गोली चलाओ, लगा मारो। क्या हुआ भाई? अब नहीं बताएंगे। कहाँ कहाँ से पागल टाइप लोग आ जाते हैं। क्रिकेट के मैच में इस्लाम जिंदाबाद घुसा लिया, वाह यार वाह, बड़े मूर्ख टाइप के आदमी। मतलब अपनी कमियों को छुपाने के लिए वहाँ पे भी लोग लगे हुए हैं। लास्ट नाइट 12 इनोसेंट पीपल वर किल्ड इन सेलिब्रेटरी फायरिंग इन पाक आफ्टर विनिंग द मैच। हाँ तुषार जी, बिल्कुल वो न्यूज़ भी है। देशद्रोही को पोर खिलाओ, जिहादीपन हटेगा दिमाग से। चलिए और आइए, इनका जरा दिखाएं, इनकी हालत क्या है जो इन्होंने करा है वहाँ। More than half of Afghans face acute food crisis, UN agencies. Acute food crisis, खाने को नहीं है, आधे से ज़्यादा अफगानिस्तान के पास। ये हालत है अफगानिस्तान की, ये हालत कर दी इन्होंने अफगानिस्तान की। बुरा हाल हो गया अफगानिस्तान का, बर्बादी की कगार पर इसको छोड़ दिया गया। और ये छोड़ने वाले कौन है? जो बड़े देश हैं। उन बड़े देशों को बिल्कुल चिंता भी नहीं है, वो बात भी नहीं कर रहे, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। इसके लिए कोई BLM नहीं हो रहा, कोई घुटने नहीं टेक रहा इसके लिए। कमाल की बात है। आइए अब इन पर्चों को भी देखिए जरा। ये क्या है? इजराइल ने अटैक कर दिया, ईरान की संबंधित पोजीशन वाले जो हिजबुल्लाह है ना, उनके साथ में काम कर रहे थे कुछ लोग, उस पर जो है इन्होंने अटैक किया
और धड़ाधड़ उड़ा दिया। और उसके बाद में ये जो है लीफलेट डाल दिए कि गलती से भी हिजबुल्लाह का साथ मत देना। सीरिया के सोल्जर्स को बोल दिया कि सीरिया में उन्होंने हमले किए, बोले गलती से भी हिजबुल्लाह के साथ मत जुड़ जाना, नहीं तो लंका लगा देंगे तुम्हारी। बाकायदा पैम्पलेट डाल के, पैम्पलेट हवाई जहाज से छोड़े गए हैं साहब, सोचिए। कमाल हो गया, ठीक है ना। अब क्या, युगांडा में बम धमाका हुआ, ज़बरदस्त धमाका हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसने ली? इस्लामिक स्टेट, ISCAP। ये कुछ नया आ गया, इनका रोज़ एक नया ही नाटक आता है। वहाँ की जिम्मेदारी भी इन्होंने ले ली। जहाँ भी विश्व के अंदर कहीं अगर आतंक हो रहा है तो करने वाले एक ही आदमी। अब ये साहब बैठे हुए हैं, और ये साहब, क्यों ऐसी तस्वीर आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि पुतिन ने जितने भी ये जो ब्लैकलिस्टेड थे लोग, जितने भी ब्लैकलिस्टेड थे तालिबानी, इन तालिबानियों को ब्लैकलिस्ट से निकालने का फैसला कर लिया है, कर दिया है। इनको ब्लैकलिस्ट से निकाल दिया गया। आज तालिबान ने इसकी तारीफ़ करी, काफ़ी तारीफ़ करी। पुतिन अपना गेम खेल रहे हैं, उन्हें अपने देश का भला चाहिए, कुल मिला के चल रहा है। ये लोग, जो लोग पूरी दुनिया को मार रहे हैं और उसके ऊपर से क्या विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं, आइए, और उसमें सफल हो रहे हैं। जर्मनी, मुस्लिम माइग्रेंट हु मर्डर्ड 3 while स्क्रीमिंग अल्लाहू अकबर इज नॉट गिल्टी, नॉट एन इस्लामिस्ट। लीजिए साहब, छोड़ दिया वहां की कोर्ट ने, बोले नॉट गिल्टी, ठीक है ना, इस्लामिस्ट भी नहीं है। कमाल हो गया, ठीक है, ये स्थिति है। अब क्या करेंगे? कह दिया पागल है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में डाल दो उसको, वो भी 2-3 महीने रहेगा, बाहर आ जाएगा। वहाँ के तो हॉस्पिटल भी बड़े जोरदार है, तो मार भी दो 3-3 लोगों को चाकू से गोद के, फिर कह दो मैं दिमागी स्थिति मेरी ठीक नहीं थी। ये जर्मनी में हो रहा है, भारत में भी हो जाएगा। नील डाउन करना तो शुरू कर ही दिया है, बड़ी जल्दी हो जाएगा भारत में भी, है ना। बाकी किसी को जीने का हक है ही नहीं इस धरती पर भाई, समझिए आप बात को। आइए, तो इतना कुछ हो रहा है, इतना हाहाकार मचा हुआ है, कोई बात नहीं कर रहा एक पर्टिकुलर जगह की। कौन सी? वो है चाइना की। वीगर मुस्लिम्स, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पे सब जगह अत्याचार हो रहा है, मुसलमान सब जगह चिल्ला रहा है, विक्टिम कार्ड खेल रहा है, लेकिन चाइना के लिए कुछ नहीं बोल रहा। पहली बार किसी ने हिम्मत दिखाई है, तो आज बड़े न्यूज़ बनी भाई, इन्होंने CCP को ब्लास्ट कर दिया, ठीक है ना। और बॉस्टन क्लेटिक्स सेंटर में एनिस कंतेर ने जमकर आज चाइना की लंका लगाई, वीगर मुस्लिमों को लेकर, माइनॉरिटीज़ को लेकर। बहुत हिम्मत चाहिए ऐसा करने के लिए, ठीक है ना। तो तिब्बत के बारे में भी इन्होंने बात करी, तमाम सारी बात करी। आज वर्ल्ड न्यूज़ बनी इसको लेकर, लोगों ने बड़ा पसंद किया। चलो किसी ने तो बोला, कोई तो है जो बोला, वरना कोई बोलने को ही तैयार नहीं है। ऐसी बुरी स्थिति भाई, दुनिया भर में आप इतना खेलते हो अपना विक्टिम कार्ड, यहाँ क्यों नहीं खेल रहे हो? वहाँ नहीं खेलेंगे। चाइना में हालत इतनी ख़राब है साहब कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे जो कहते हैं अरे विशेषाधिकार मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उन्होंने अपना ऑफिस बंद कर दिया भैया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हांगकांग में अपना ऑफिस बंद कर दिया, बोले नहीं अब हम चला नहीं पा रहे हैं क्योंकि सरकार के जो नियम कायदे बहुत सख्त हो गए, उन नियम कायदों में काम करना संभव नहीं है। 40 साल से भी ज़्यादा पुराना ऑफिस था इनका हांगकांग में, बंद कर दिया आज। सारा ज्ञान भारत में ही देने में आता है, सारा ज्ञान भारत के लिए ये नी डाउन कराना भारत से कराएंगे। ये स्थिति है, देख लीजिए आप, आपके लिए आने वाला भविष्य कितना सुनहरा है, देख लीजिए। वो मास्टर स्ट्रोक लगाते रहिएगा समय समय पर। आइए, सूडान से आज एक बड़ी ज़बरदस्त खबर आ रही है। सूडान से एक खबर आ रही है, सूडान जनरल आउस्ट गवर्नमेंट इन कू। तो साहब सरकार का तख्ता पलट कर दिया सूडान की सरकार का, दूसरी बार हुआ है, 4-1 साल पहले भी हुआ था। सेना ने तख्ता पलट कर दिया। प्रधानमंत्री सहित जितने भी मंत्री हैं और जितने भी MPs हैं सबको गिरफ्तार कर लिया गया है।
सभी प्रकार पूरा इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सभी प्रकार की न्यूज़ और ब्रॉडकास्टिंग, जब हमने इस बात को शाम को खबर ली थी, तब न्यूज़ और ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। सब पर सरकारी कब्जा या सेना का कब्जा हो गया है। सेना ने पूरा तख्ता पलट कर दिया है। भ्रष्टाचार को लेकर तमाम सारे आरोप उन्होंने लगाए कि सरकार जो है गलत लोगों के हाथ में, यहाँ जो नेता हैं वो गलत है, और सेना ने इसको बाकायदा तख्ता पलट पूरा कर दिया। तो ये स्थिति है। इसको लेकर वहाँ की जनता में रोष हुआ। क्यों न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग बंद करी? क्योंकि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो काउंसिल में मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने जनता से आह्वान किया कि बोले भाई आप इसका विरोध करो। तो लोग विरोध में भी उतरे सड़कों पर, टायर वायर जला दी लोगों ने। ज़रा देखिए। तो इसके बाद में इंटरनेट से लेकर जितने भी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज थी सभी को बंद कर दिया गया, सारा का सारा ले लिया। अब सवाल ये है कि इस पर कोई नहीं बोल रहा कि अन्याय हो रहा है। इस पर कोई एमनेस्टी इंटरनेशनल, कोई यूएन कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा, इस पर हाउ डेयर यू, वो भी कुछ नहीं बोल रही। इतने सारे टायर जला दिए, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, सारा लेफ्ट विंग वालों का किया हुआ है। लेफ्ट विंग वाले इसमें नहीं बोल रहे। भाई लेफ्ट विंग वालों से मेरा एक निवेदन है, आप जितने भी ये आगजनी करते हो, इसमें जो पॉल्यूशन होता है, इसको क्यों करते हो? आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? आइए, सूडान की बात हो गई। ब्रिटेन आपको ले चलता हूँ। ब्रिटेन में दिखाता हूँ क्या चल रहा है। इंसुलेट ब्रिटेन, ठीक है ना? Police have to put you in the jail, yeah? Because you abuse. Please take this, yeah. Please take it. Police are gonna do. Go and start to work. तो साहब, इंसुलेट ब्रिटेन, इनका कहना है जितने भी ब्रिटेन में जो घर हैं उन सबको सरकार इंसुलेट करे और जल्दी से जल्दी करे, ताकि सर्दी और गर्मी का असर ना हो। इस बात को लेकर ये लोग ये कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, सड़कें रोक रही हैं, सारे लोग हैं। अब आपको इस तस्वीर का दूसरा रूप दिखाता हूं। सड़कें रोक रहे हैं, ये तो गलत कर ही रहे हैं, लेकिन ये इनका अपना तरीका है। इनका अपना तरीका है। अब ब्रिटेन की दूसरा तस्वीर दिखाता हूं ब्रिटेन की आपको। आइए, अब इस तस्वीर को देखिए। Drag him off. Reach. Drag him off. Drag him off. मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने उठाकर लोगों को खींचकर डाल दिया साइड में। अच्छी बात है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये गोरे हैं, क्योंकि मुसलमान नहीं हैं। यही यदि मुस्लिम होते तो इस पुलिस की हिम्मत नहीं होती हाथ लगाने की। ये ब्रिटेन की सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। मुस्लिम्स जब प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस गायब हो जाती है, जगह छोड़कर भाग जाती है। उन्हें मालूम है ये प्रोटेस्ट भी करेंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे और मारेंगे पीटेंगे अलग। तो ये स्थिति है ब्रिटेन की। मोनस कहते हैं, माई इंट्यूशन इज दैट द वर्ल्ड इज गोइंग इनटू chaos and another Mahabharata is on the making where good shall win over evil. As then will to deep down. ठीक बात, पूरे वर्ल्ड में हो तो कुछ ऐसा ही रहा, देखते हैं बाकी क्या होता है। तो ये स्थिति। आज इन्होंने एक और नई चीज़ अपना ली, एक प्रोटेस्ट में एक नया मोड़ आ गया।
नया मोड़ क्या, लोगों ने अपने आप को ग्लू कर लिया। सड़क पर जो फेविक्विक है इस तरह के ग्लू डालकर अपने हाथ चिपका लिए ताकि इनको कोई निकाल ही नहीं पाए। पुलिस इनको खींच खींच के ले जा रही थी, उन्होंने दूसरा आइडिया लगा लिया। उन्होंने कहा भाई चलो ब्रिटेन विल बिकम अनदर इस्लामिक स्टेट। लगभग बन गया। जहाँ गोरे हैं, जहाँ क्रिश्चियंस हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनको खींच के भगाया जा रहा है। लेकिन जहाँ मुस्लिम्स हैं वहाँ पुलिस जाने में भी डरती है। ये सच्चाई है, ये ब्रिटेन की बहुत बड़ी सच्चाई है। ब्रिटेन के बाद आइए जरा आपको यूएस भी ले चलते हैं। यूके के बारे में जो बोले आप, बिल्कुल सत्य वचन। आलोक सैरी जी, एकदम सत्य वचन ही बोल रहा हूँ, कोई काम ही नहीं है। इलीगल इमिग्रेंट्स स्काईरॉकेट्स अंडर बाइडेन टू 3rd हाईएस्ट लेवल इन 97 ईयर्स। पिछले 97 सालों में इतने इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं आए जितने सिर्फ पिछले 12 महीने में अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए हैं। 1.66 मिलियन इलीगल क्रॉसिंग्स हुई है सिर्फ 12 महीने में। अंदाज़ा लगाइए अमेरिका का क्या हाल होने वाला है। 1.66 मिलियन। तो ये है बाइडेन सरकार आपके लिए। खैर, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, इस पर कोई हैशटैग नहीं चला रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। सोशल मीडिया बड़ा पावरफुल हो गया, लेकिन सोशल मीडिया की क्या असलियत है ज़रा देखिए। फेसबुक हैज़ डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉर मिस इन्फॉर्मेशन इन इंडिया। भारत में ये इसकी अब रिपोर्ट आई है। भाई हम तो इसको कब से बोल रहे हैं, 2016 से बोल रहे हैं कि भारत में यदि कोई राष्ट्रवादी, कोई हिंदूवादी रिपोर्ट करे दूसरे का, उसका रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। और यदि किसी राष्ट्रवादी ने, हिंदूवादी ने कुछ लिख दिया तो उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है खटाक से। तो ये फेसबुक और ट्विटर की ये सच्चाई है। तो अब रिपोर्ट आ रही है साहब, अब बताया जा रहा है कि भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब स्टडी करके बता रहे हैं। वैसे ही पूछ लेते हम, बिना इतनी स्टडी के बता देते। ठीक है ना, बड़े कमाल की बात है कब ये लोग लेकर आते हैं। चलिए, मॉस्को में स्टैंड अप कॉमेडियंस पर दिक्कत शुरू हो गई है। पुतिन के अपॉइंटमेंट के बाद में वहाँ पर जिस प्रकार से जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और वो जो कुछ भी जो कॉमेडी कर देते हैं पुतिन के खिलाफ में, उनके खिलाफ अब एक्शन शुरू हो गया। और एक्शन के चक्कर में कई सारे लोग अंडरग्राउंड हो गए, कई सारे लोगों ने अपने प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए, कई सारे लोग आगे काम नहीं करना चाहते हैं। और जो मेन ओपोनेंट है एलेक्साई नवाल्नी, उनको जेल कर दिया गया है और तमाम इंडिपेंडेंट मीडिया बताया जा रहा है उन पे भी क्रैकडाउन हो रहा है। तो ये रशिया की हालत है। भारत में ऐसा कर दें तो हंगामा हो जाएगा, है ना। चलिए आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। एक कॉमेडियन है साहब, नेटफ्लिक्स जिसको आप रिचार्ज कराते हो, नेटफ्लिक्स जो अपने आप को पारदर्शी बताता है, कॉमेडियन साहब को नेटफ्लिक्स ने बैन कर दिया अपने प्लेटफॉर्म से। लोग उनके समर्थन में आए तो नेटफ्लिक्स के कर्मचारियों ने इनके साथ मारपीट करी है। वी लाइक जोक्स। ये तीनों नेटफ्लिक्स के एम्प्लॉय, बाहर जितने भी लोग खड़े हैं नेटफ्लिक्स के एम्प्लॉय हैं। सोचिए, पेड रोल पर है और ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। उन्होंने लिखा वी लव जोक्स, ठीक है ना। Oh, this guy's grabbing my stuff. Oh no, he's grabbing my stuff. This guy's attacking me. This guy's attacking me. Oh shit. Whoa, whoa, whoa. Get this guy. Yeah, he just shoved me into the thing. तो जो लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी की दुनिया भर की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यही लेफ्ट विंगर्स के खिलाफ यदि आप जरा सा भी खड़े होते हो तो ये अपनी औकात पर आ जाते हैं। ये इनकी सच्चाई है। कमाल के लोग, बड़े कमाल के लोग हैं। मारपीट पर उतरा इनके एम्प्लॉयज़। डेव करके एक वो हैं जिनके लिए कैंपेन चलाया लोगों ने, डेव इज़ फनी,
उन्होंने जो कुछ कहा सही कहा। डेव को लेकर काफ़ी बवाल कटा आज। आइए, डेव चैपल स्पार्क्स LGBTQ प्लस कंट्रोवर्सी अगेन। कुछ उन्होंने LGBTQ के खिलाफ कुछ बोल दिया, भाई कॉमेडी है, कॉमेडी में बोल दिया। हज़ारों लोग तमाम सारी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन डेव को तमाम सारे प्लेटफॉर्म से तुरंत बैन कर दिया गया। बोले अभिव्यक्ति की आज़ादी दुनिया के लिए, हमारे लिए, हम ब्रा फ्री डे मना सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा मजाक नहीं कर सकता। खैर, इतनी सारी बातों के बीच पप्पू भैया का एक वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो कुछ नहीं किया। सिर्फ केजरीवाल जी पूजा नहीं कर रहे हैं, पप्पू भैया भी पूजा कर रहे हैं। देखिए ज़रा। Puja is for what, Rahul? I have no idea. They wanted me to come, so I came. I have no idea. They wanted me to come, so I came. I have no idea. They wanted me to come, so I came. They wanted me to come, so I came. I have no idea. They wanted me to come, so I came. पूजा किस लिए? पूजा करके आए साहब। रिपोर्टर ने पूछ लिया पूजा किस लिए थी राहुल, किस चीज़ की पूजा थी? बोले मुझे कोई आइडिया नहीं है, लोगों ने बुलाया, मैं तो बस आ गया। कमाल है। सुमित जी कहते सही किया, पुतिन ने FOI के नाम पे यूथ को गालीबाज बना रहे हैं। सख्ती तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। वहाँ कोई नहीं बोलता ना सर, सारे लोग यहाँ बोलते हैं। खैर, हिस्ट्री आपकी, हम बार बार बोलते हैं, आपकी हिस्ट्री जो है पत्थरों में है। ये रामायण का वो सीन है जो आप सब ने देखा होगा कि किस प्रकार से अपना सिंहासन रावण से ऊपर बनाकर जो है बैठ गए थे। और हिस्ट्री अगर आपको देखनी तो पन्नों में नहीं, पत्थरों में देखिए। ये देखिए, दशानंद ये बैठे 10 सिर वाले, और ये इन्होंने अपना पूंछ से अपना बना लिया। अब ये दोनों को अगल बगल कंपेयर कीजिए आप। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा किस प्रकार से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किस प्रकार से आपको झूठ बोला जा रहा है, आपको किस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है। ये चीज़ें आपको समझनी है। ये जो लेफ़्ट वाले लोग हैं, ये हर चीज़ में झूठ बोलने वाले लोग हैं, लगातार झूठ बोलने वाले लोग हैं। और जब आप इनसे सवाल जवाब करेंगे तो ये आपको मारने पीटने आ जाएंगे। ये इनकी सच्चाई है। ठीक है ना। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट कीजिएगा यदि आप चाहते हैं ऐसे ही कंटिन्यू करें, इसी प्रकार से इस चैनल को और आगे बढ़ाएं। भीम UPI एड्रेस है n.shukla@UPI। भारत के बाहर है तो 2 ऑप्शन है आपके पास, patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल है t.me/nshukla_in। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, अंदर जाके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अगर डायरेक्टली ना खुले लिंक से तो टेलीग्राम डाउनलोड करके @nitin को सर्च करके वहाँ पर चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो गूगल फॉर्म है, जो सभी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, सभी लाइव में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वो गूगल फॉर्म ध्यान से अपने हिसाब से अपना भर दीजिएगा। यदि भारत में तो भारत वाला, भारत के बाहर तो भारत के बाहर वाला। तो ये था मित्रों आज का लाइव। कल मिलेंगे दोबारा बहुत सारी खबरों के साथ, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखिएगा। वैक्सीन लगवा लीजिए, एक लग चुकी दूसरी लगवा लीजिए, मास्क लगाए रहिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि अभी कोरोना फिर वापस आ सकता है। आज कहाँ जा रहे हो गुरुजी? मत जाओ। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, है ना। चलिए कल मिलते हैं दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।